Hi guys, welcome back. My name is C.S. Shantanu Mandari. Once again, welcome you all to the subject which is called as Strategic Management and Corporate Finance. CS Professional Group Second Paper 5 और जैसे कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी हमने काफ़ी कुछ कंटेंट अब कवर कर लिया है एंड वी आर ऑन द चैप्टर नंबर 8 विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेजिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम इक्विटी एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। यहाँ पे भी हमने सेबी ICDR रेगुलेशंस का काफ़ी कंटेंट कवर कर लिया है और आज भी इस क्लास से फर्दर उसी को आगे बढ़ाएंगे। सो आई थिंक इन द लास्ट क्लास हम बात कर रहे थे कि भाई किस तरीके से जब आप एक इशू के बारे में सोचते हैं तो क्या क्या इंटरमीडियरीज का आपको सपोर्ट चाहिए। आई थिंक उस पर्सपेक्टिव पे हमने लास्ट क्लास को क्लोज किया था। आज जब दोबारा से शुरुआत कर रहे हैं तो डेफिनेटली अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे एंड बात करेंगे डिस्क्लोजर्स इन एंड फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। सो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप कोई भी पब्लिक इशू लेके आना चाहते हैं सो इट इज़ नॉट कि आपने सोचा और पब्लिक इशू आप ले आए। तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा विच मीन्स एक ऑफर डॉक्यूमेंट जिसको आप कह सकते हो। पहले वो ड्राफ्ट होगा बिकॉज आप पहले उसमें रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेंगे विच ऑब्वियसली इंक्लूड्स द अप्रूवल ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे जब अप्रूवल आपको मिल जाएगा तो फिर वो चीज़ फाइनल हो जाएगी और उसकी एक एक कॉपी चाहे स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे आप लिस्ट होने वाले हैं, ROC, सेबी सबके पास जाएगी इंक्लूडिंग द इन्वेस्टर जिसको भी आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट है। सो इसी के बारे में बात करेंगे। पर आप देखिए कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है, अगर आपने एक बार कोई भी ऑफर डॉक्यूमेंट बनाया है सो द रूल सेज कि आपको 6 महीने के अंदर अपना ये ऑफर ले आना है, क्योंकि जो भी आप उसके अंदर डेटा लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल्स एंड अदरवाइज वो हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो। तो इस पूरे प्रोसेस में क्योंकि समय लगता है तो 6 मंथ्स का तो समय आपको दिया जाता है। बट अगर आपने जब ये प्रोस्पेक्टस या यूं कहते जो ऑफर डॉक्यूमेंट बनाया है और ऑलरेडी 6 क्या मतलब 8-10 महीने पास ऑन हो गए हैं तो अभी ये नहीं चलेगा, आपको रिवाइज इसको करना पड़ेगा। और ऐसे ही कुछ ओयो के साथ भी हुआ। सो हम बहुत समय से सुन रहे थे, अराउंड कोविड ये बात स्टार्ट हुई थी कि ओयो जो है अपना IPO लेके आएगा और उन्होंने कोशिश भी करी, बहुत बार सेबी तक डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी पहुंचा दिया गया, पर वो इन्फॉर्मेशन इतनी पुरानी हो गई उसके बाद उन्होंने कुछ किया नहीं वहाँ पर। फाइनली अब ये सुन रहे हैं कि वो विड्रॉ कर रहे हैं अपना प्लान फिलहाल के लिए एटलीस्ट IPO लाने का एंड जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट है मे बी उसको प्राइवेट सोर्सेज से ही वो अभी इस समय फिलहाल काम चलाएंगे। तो अगर यहाँ पे बात करें तो कहते हैं द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एंड द ऑफर डॉक्यूमेंट शैल कंटेन ऑल द मटेरियल इन्फॉर्मेशन विच आर ट्रू एंड एडवोकेट टू एनेबल द एप्लीकेंट टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। क्योंकि देखिए जो भी कुछ कंपनी के बारे में कोई जान सकता है वो इन्हीं डॉक्यूमेंट से जान सकता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कंपनी को चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे वो डिस्क्लोज करें जिससे कि इन्वेस्टर एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके, तय कर सके कि वो इस जर्नी में आपके साथ आना भी चाहता है या नहीं, और वो तभी सही फैसला ले पाएगा अगर आप सही इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे। The lead manager shall exercise due diligence, satisfy themselves about the all aspects of the issue and advocacy of the disclosures made। पर हम ये बात कंपनी पे आंख बंद करके सो देर आर वेरी हाई चांसेस कि जो कंपनी है वो पूरी बात हो सकता है सही से डिस्क्लोज ना करे। तो एक डबल सर्टिफिकेशन के लिए जो लीड मैनेजर्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी का ये पार्ट है, उनकी भी ऑब्लिगेशन का पार्ट है कि जो भी प्रोस्पेक्टस में ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा गया है उसको वो भी वेरीफाई कर लें और बताएं एक बार वो भी कि सब कुछ सही है या उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। सो कंपनी तो अपनी तरफ से वेरीफाई करेगी क्योंकि जो भी लोग कंपनी की तरफ से वो लायबल है जो भी बातें लिखी हैं उस ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर। बट एज एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी हम लीड मैनेजर से भी इस बात को वेरीफाई कर रहे हैं। बिकॉज देखिए अल्टीमेटली जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो फंस जाता है, फिर तो बाद में वो दिक्कतें ना आए इसलिए ये सब चीजें जो है यहाँ पे करी जा रही है। फिर कहते हैं द लीड मैनेजर शैल इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द ऑफर डॉक्यूमेंट एंड द पर्टिकुलर्स एज पर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट मोर देन 6 मंथ्स ओल्ड। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी कि भाई अब 6 मंथ ओल्ड से ज्यादा क्यों हो सकती है ये आपको बताता हूँ। तो पहले ये कहा गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है वो मैक्सिमम 6 महीने पुरानी हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। पर क्या है कि इस प्रोसेस के अंदर अभी हम नीचे पढ़ेंगे कि ऑफर डॉक्यूमेंट जब आप सेबी को फाइल करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो बैठे ही हैं आपके लिए कि लाइए जी ऑफर डॉक्यूमेंट तुरंत अप्रूव कर दिया। हो सकता है वो आपसे कोई सवाल जवाब करें, हो सकता है वो किसी और रेगुलेटरी अथॉरिटी का इस पे ओपिनियन मांगे, एडवाइस मांगे, तो इसमें समय जा सकता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है वो अब उतनी सही नहीं रहेगी, उतनी ट्रू नहीं रहेगी, उतनी फेयर नहीं रहेगी, उतनी एक्यूरेट नहीं रहेगी है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। अब लेटेस्ट का मतलब ये भी नहीं हो सकता कि हर 15-15 दिनों में, क्योंकि इस प्रोसेस में टाइम लगता है। तो 6 महीने से अगर ज्यादा पुरानी इन्फॉर्मेशन है तो फिर आपको ये अपना ऑफर डॉक्यूमेंट रिवाइज करना पड़ेगा, और अगर अभी समय है 6 महीने पूरे होने में तो सेबी इसको प्रोसेस, अगर सब कुछ ठीक लगता है तो प्रोसेस कर सकता है।
बात करते हैं फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट के बारे में। तो कहते हैं कि 3 कॉपीज जो हैं आपको सेबी को देनी है ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट की। सो प्रायर टू फाइलिंग एन आईपीओ एफपीओ द इशूअर शैल फाइल 3 कॉपीज ऑफ द ड्राफ्ट विद सेबी। The issuer shall also file the draft offer document with SEBI, with stock exchange where the company shares are proposed to be listed, and submit to the stock exchange the permanent account number, bank account number, passport of the promoters। और अगर promoters जो है वो कंपनी है कोई, तो परमानेंट अकाउंट नंबर, बैंक, क्योंकि कंपनी का पासपोर्ट तो होगा नहीं, पर कंपनी का पैन हो सकता है, कंपनी का बैंक अकाउंट नंबर हो सकता है, कंपनी का नंबर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है जिसको सिन कहते हैं, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, प्लस वो कंपनी कौन से आरओसी के पास रजिस्टर्ड है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। तो अगर इंडिविजुअल है कोई भी प्रमोटर जो है, अगर वो इंडिविजुअल है तो ऑब्वियसली प्रमोटर का नाम, उनका जो पैन नंबर है, और साथ साथ ऑब्वियसली उनकी बाकी डिटेल्स विच ऑल्सो इंक्लूड बैंक अकाउंट एंड देन द पासपोर्ट। इंडिविजुअल के केस में अगर यही कंपनी है तो पैन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर एंड जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहा कि कंपनी का जो अपना सिन नंबर है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको अपने ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करनी होगी। फिर कहते हैं कि जो सेबी है, जब उसको आप ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट देंगे तो 30 दिन का समय उसके पास होगा। इस 30 दिन के अंदर वो आपसे कोई सवाल जवाब भी कर सकते हैं। तो या तो ये हो सकता है, आई थिंक द बेस्ट सिनेरियो, कि जिस दिन आपने डॉक्यूमेंट सेबी को दिया उससे 30 दिन का उनके पास समय है, और 30 दिन उन्होंने देखा उसको और आपको अप्रूवल दे दिया कि हाँ जी सब सही है। पर यह भी हो सकता है वो आपसे सवाल भी पूछे। तो सेबी में स्पेसिफाइड चेंजेस और ऑब्जर्वेशन तो लिखा है मे, जरूरी नहीं है कि वो बोले ही, बट अगर लगता है कि कोई ऑब्लिगेशन या कंडीशन जो है वो कंप्लाई नहीं हुई है तो डेफिनेटली वो कहेंगे। सो सेबी में स्पेसिफाइड चेंजेस और इशू ऑब्जर्वेशन ऑन द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फाइल विद इट विदिन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। मैक्सिमम 30 दिन का ही समय है। अगर 30 दिन के अंदर जवाब नहीं देते तो मान लीजिए अप्रूव्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, पर 30 दिन से पहले वो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ कह ही देंगे अगर कहना होगा तो ये 30 डेज का जो टाइम पीरियड है कब से स्टार्ट होगा, जिस दिन आपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के पास फाइल किया तब से 30 डेज का टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। उसके बाद हो सकता है सेबी ने आपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट दिया, उसके बाद सेबी ने आपसे कुछ सवाल जवाब किए कि ये आपने क्यों लिखा है, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, प्राइस के बारे में कुछ पूछ लिया, प्राइस बैंड के बारे में पूछ लिया, और कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ ली किसी प्रमोटर से रिगार्डिंग। तो फिर जिस दिन भी आपने वापसी सेबी को, तो सेबी ने आपसे पूछा तो पहले आपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट दिया, फिर सेबी उसको देख रहा है, अभी उसने 2-4 दिन ही हुए हैं, आपसे सवाल कर लिया। अब जिस दिन आप ये वापसी जवाब भेजेंगे फिर तो 4 दिन का समय हो गया ऑलरेडी। अब जो बाकी समय है, जो आपको टाइम लग रहा है रिप्लाई करने में, मान लीजिए आपने 5-6 दिन ले लिए, तो वो सेबी के उसमें काउंट नहीं होंगे। फिर जब आप वापसी फाइल कर देंगे डॉक्यूमेंट, फिर से सेबी का टाइम पीरियड अब चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो डेज की कैलकुलेशन है वो यहाँ पे रहेगी। द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द सैटिस्फैक्टरी रिप्लाई फ्रॉम द लीड merchant banker where SEBI has sought any clarification, the date of receipt of the clarification or information from any regulator or agency where SEBI has sought clarification। मे बी आप जो है वो एक बैंकिंग कंपनी है, लाइक NBFCs हैं, तो आपको पता है कि NBFC या बैंक की बात आती है तो RBI भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा था, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में, सेबी को लगा कि शायद उसमें RBI के से या RBI के पर्सपेक्टिव से भी कुछ सवाल बनते हैं, तो उन्होंने RBI को भी आपके ऑफर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेरीज भेजी हैं। तो अब जब वो एजेंसी जवाब देगी तो उसके बेसिस पे भी जो टाइम पीरियड है वो कैलकुलेशन में आएगा। मतलब क्या होगा भाई, मैं RBI को तो इंसिस्ट नहीं कर सकता कि 2 दिन में ही आप जवाब दो, 5 दिन में ही दो। वो देंगे जवाब, जितना जल्दी हो सकेगा वो देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई छोटा मोटा मैटर तो है नहीं, पब्लिक इशू आना है, तो वो भी खुद प्रायोरिटी पे करेंगे। पर ऐसा नहीं होगा कि हम उन पर प्रेशर बनाए कि नहीं अभी दो जवाब, उस तरीके से नहीं होगा। तो जब सेबी जो है आपने अपना ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट दिया और सेबी को जो भी उसमें से क्वेश्चन लगे उसने RBI को भेज दिए, अब जब RBI उन सवालों का जवाब वापसी सेबी को देगा तो फिर टाइम पीरियड जो है वो काउंट होना स्टार्ट होगा। तो 30 दिन का जो प्रोसेस है वो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट कैलेंडर 30 डेज में ही पूरा हो जाए, हो सकता है उसमें ज्यादा समय भी लगे, डिपेंडिंग अपॉन कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज जो है हमारे सामने आती है। तो मोटी मोटी बात कि 30 दिन का समय होगा इन अ जनरल वे, इन अ नॉर्मल, इन अ परफेक्ट वर्ल्ड, बट वो जनरली थोड़ा बढ़ भी सकता है। और ये समय बेसिकली इस तरीके से देखा जाएगा कि जिस दिन भी आपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को फाइल किया वहां से 30 डेज, या अगर आपने ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल किया उसके बाद सेबी ने आपसे कुछ पूछ लिया तो जिस दिन आप जवाब सेबी को देंगे फिर वहां से 30 डेज। फिर अगर सेबी को कुछ सवाल जवाब था किसी और रेगुलेटर से, तो जब रेगुलेटर का रिप्लाई सेबी ने भेज दिया अपना सवाल, जब रेगुलेटर का जवाब आया तो फिर वहां से 30 डेज का हिसाब किताब होगा। फर्दर कहते हैं, द सेबी स्पेसिफाई एनी चेंज और इशू ऑब्जर्वेशन ऑन द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद इट, द इशूअर और द लीड मैनेजर शैल कैरी आउट द चेंजेस एंड कंप्लाई विद द ऑब्जर्वेशन इशूड। तो नॉर्मल सी बात है कि भाई अगर क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी और
आरबीआई ने कुछ बताया कि नहीं ऐसे होना चाहिए, पर आपके ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में कुछ अलग लिखा है, तो सेबी कहेगा भाई अगर आपको लाना है ऑफर लाना है तो ये जो चीज आरबीआई कह रहा है यही बनती है रूल के हिसाब से, तो अपना ड्राफ्ट जो ऑफर डॉक्यूमेंट उसको रिवाइज करिए और फिर दोबारा फाइल करिए, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो अगर चेंजेस बताए जाते हैं तो नॉर्मल सी बात है, वो करके ही आपको दोबारा से फिर फाइल करना होगा। और जब आप ये फाइल कर देंगे दोबारा तो वो बन जाएगा अब आपका फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट। अभी तक ड्राफ्ट इसलिए था क्योंकि सेबी ने उसको अप्रूव नहीं किया था, पर अभी सेबी ने बता दिया चेंजेस, और चेंजेस करके जब आप फाइल करेंगे तो ये फाइनल हो जाएगा, और जब ये फाइनल हो जाएगा तो इसकी कॉपी स्टॉक एक्सचेंज को, आरओसी को, सेबी को, सबको एक एक कॉपी मिल जाएगी। So copy of the offer document shall be filed with SEBI and stock exchange through lead managers promptly after filing the document with the registrar of companies. बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एंड ऑफर डॉक्यूमेंट टू बी अवेलेबल टू द पब्लिक, क्योंकि इन्हीं के लिए प्रोबेबली हम ये सब चीजें कर रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर है उसके लिए ये चीज कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक है, चाहे वो QIB है, क्या चाहे वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। तो कहते हैं द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद सेबी शैल बी मेड पब्लिक फॉर कमेंट्स इफ एनी फॉर अ पीरियड ऑफ 20 एटलीस्ट, यानी मिनिमम 21 days from the date of filing by hosting on the website of the issuer, stock exchange and where specific securities are proposed to be listed. तो हम बेसिकली यहाँ पे ये भी चाहते हैं कि सेबी और रेगुलेटर तो अपनी नजरिए से उसको देखे ही देखें, बट जो और लोग हैं जो इन्वेस्टर हैं, क्योंकि ना सेबी इन्वेस्टर है ना कोई और बाकी रेगुलेटर इन्वेस्टर है, तो उनकी बात भी हमने सुन ली है, क्योंकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी को हमें साथ में लेके चलना है, और ये सारे स्टेक होल्डर्स ही हैं। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं इस पॉइंट के अंदर कि पब्लिक को भी मौका मिलेगा कि अगर वो चाहें तो वो भी अपनी बात रख सकते हैं, कह सकते हैं, और उनको पता कैसे चलेगा, तो जो कंपनी है वो अपनी वेबसाइट पे ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट या सेबी या स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे भी आप लिस्ट होने वाले हैं वहाँ पे ये अपलोड करा जाएगा, और जिसको भी जो कुछ कहना है वो वहाँ पे कह सकता है। और जब भी टाइम पीरियड, जो भी समय बताया गया है, जब वो एक्सपायर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो लीड मैनेजर भी बताएगा सेबी को इस बारे में कि जी देखिए हमने अपनी वेबसाइट पे ये होस्ट किया था ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, और ये लोगों के कमेंट आए हैं और उसमें से ये चीजें हमारी ठीक, मतलब हमें ठीक करनी थी तो हमने ठीक कर ली हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे बताया गया था इशूअर शैल विद इन 2 days ऑफ फाइलिंग ऑफ द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विद सेबी मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट इन वन English and Hindi and regional newspaper with wide circulation at a place where a registered office is situated. The lead manager shall at the expiry of the period mentioned above file with SEBI, यही बात मैं आपको बता रहा था, details of the comment received by them on the issue from the public. तो यहाँ पे डिटेल्स ऑफ कमेंट्स भी आप बताएंगे, और फिर जैसे कि मैंने कहा अगर भाई किसी इंडिविजुअल ने ठीक ही बता दिया कि रेगुलेशन जो थी ये इसका मतलब ये था और आपके ऑफर डॉक्यूमेंट में गलत दिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली फिर हमें वो ठीक करना पड़ेगा। लॉ के बियॉन्ड तो हम नहीं जा सकते, तो जो चीज अगर कोई कह रहा है और वो ठीक कह रहा है विद लॉजिक है, तो वो हमें चीज ठीक कर लेनी होगी। इस चीज के बारे में लोगों को कैसे पता चलेगा, तो वो बीच के पॉइंट में बताया गया है कि जो लीड मैनेजर हैं, जैसे ही ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, चाहे स्टॉक एक्सचेंज की चाहे इशूअर की, तो वो क्या करेंगे, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देंगे कि जी हम ऐसे ऐसे IPO या पब्लिक इशू लाने का सोच रहे हैं, और हमने अपना जो डॉक्यूमेंट है वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। ये बात हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल न्यूज़पेपर में बताई जाएगी, और उसके बाद जिसको अपना कमेंट देना है वो वहीं पे जाके दे सकता है। और जितने भी कमेंट्स आएंगे वो सब हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। हम ये नहीं करेंगे अरे ये छोड़ो वो छोड़ो, जितने कमेंट्स आए हैं वो हम सब, ऑब्वियसली कुछ ऐसे होंगे जो बिना मतलब के होंगे, शायद जिसका कुछ खास मतलब होगा नहीं या ऑलरेडी कवर्ड होंगे, तो हम बताएंगे। ये नहीं कि हमने कुछ चीजें इंक्लूड कर ली कुछ छोड़ दी, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, उसके आगे बात करी गई है प्राइसिंग की। अब नॉर्मल सी बात है, जब आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं सो यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। अब प्राइसिंग के पर्सपेक्टिव को जब हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे उसी के बारे में बात करी गई है, और वो दो तरीके से एक्चुअली हो सकता है। एक हो सकता है कि आपने फिक्स प्राइस रख दिया है कि हमारी कंपनी का शेयर जो है वो एक शेयर 150 रुपए का है या 500 रुपए का है या 1200 रुपए का, जो भी मतलब ये तो प्राइस जो भी तय हुआ है, मतलब एग्जैक्ट प्राइस आपने बता दिया। दूसरा आपने बताया कि भाई नहीं, हम एक काम करेंगे, हम प्राइस बैंड देंगे जहां पे हम ये कहेंगे 100 से 120 रुपए के बीच में बातचीत होगी। तो इस तरीके की चीज को आप बुक बिल्डिंग भी कहते हैं, और यहाँ पे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा जहां पे सब कुछ सारी डिटेल्स मेंशन होंगी एक्सेप्ट द क्वांटम एंड एक्सेप्ट द प्राइस। ये सब बताऊंगा आपको, आगे चलते हैं आगे। द डिस्क्लोजर अबाउट द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स शैल बी मेड इन द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट हर जगह बताया जाएगा कि कितने रुपए का शेयर है और कितने शेयर्स आप इशू कर रहे हैं, इसमें छुपाने वाली कोई बात भी नहीं है। पर अगर यही चीज जो है वो बुक बिल्डिंग के थ्रू हो रही है तो आप प्राइस नहीं बता पाएंगे, बिकॉज अभी आपके पास प्राइस बैंड है।
आपको ये पता है कि मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना, बट कहाँ पे बात जाके बनेगी ये तो तब पता चलेगा जब लोग अप्लाई करेंगे और उसके बाद फाइनली क्लोज होगा इशू और फिर जाके एक अमाउंट जो है वो सामने निकल के आएगा. सो फॉर नाउ हम प्राइस बैंड जरूर बता सकते हैं. The book building process is the price discovery mechanism that's used by the company using या issuing their shares to the public for the first time. A company set a price band जो मैं ऊपर आपको बता रहा था with the lower and the upper ceiling. तो lower यानी कम से कम 100 रुपए का शेयर मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा अगर हुआ तो 120 रुपए का, अनलेस कंपनी ने इसको रिवाइज ना कर दिया हो. कि हम आगे पढ़ेंगे कि ये प्राइस बैंड भी रिवाइज हो सकते हैं. The investors desirous of subscribing to the public issue are encouraged to bid within this range. क्योंकि कोई कह रहा है मैं 140 का लेना चाहता हूँ, कोई मतलब नहीं है उस बात का, क्योंकि जब मैक्सिमम 120 की बात है तो 140 का क्या, आप 120 बोलेंगे तो भी अगर मिलना होगा तो मिलेगा शेयर, अगर 140 भी बोल रहे हैं अगर नहीं मिलना है तो तब भी नहीं मिलेगा. तो मतलब एक तरीके से ये कोई ना सोचे कि 120 का प्राइस बैंड है तो चलो मैं बहुत ज्यादा बनता हूँ, मैं एक काम करता हूँ मैं 150 में खरीदूंगा. तो ऐसा नहीं है, हम 150 की बात यहाँ हो ही नहीं रही, पैसे की बात है ही नहीं. 120 मैक्सिमम है जो आप ऑफर कर सकते हैं शेयर के लिए. आपको चाहिए कि आप उतना ही ऑफर करें जो आपको ठीक लगता है इस दो रेंज में से. ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ऑफर कर देंगे. और ज्यादा ऑफर करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको सिक्योरिटीज मिलनी पक्की ही है, ये तो डिपेंड करता है कि सब्सक्रिप्शन कितना आया है. So once the issue closed, the company along with the book running lead manager set the final price. ये बात मैंने अभी आपको बताई, जो भी फाइनल प्राइस होगा उसके बेसिस पे शेयर्स इशू करे जाएंगे. मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक टिक प्राइस भी होता है. टिक का मतलब ये होता है कि जैसे 100 है, ऐसा नहीं होगा फिर 100 के बाद कोई शेयर, मतलब आप कह रहे हैं कि 100 से 120, तो अगर मैं कहूँ कि क्या 111 रुपए का एक शेयर हो सकता है, 112 रुपए का हो सकता है, तो बहुत बार क्या टिक प्राइस होता है. टिक प्राइस मतलब 100 के बाद सीधा अब जाएगी बात 105 पे, फिर जाएगी 110 पे, फिर 115 पे और 120 पे. तो 113 नहीं हो सकता, 111 भी नहीं हो सकता, 109 भी नहीं हो सकता. तो ये टिक प्राइस जनरली रहता है, ये उसमें मेंशन रहेगा कितना क्या है. तो सीधा अगर 100 नहीं हुआ तो 105 पे जाएगी, 105 नहीं हुआ तो 110. तो बीच में कहीं ऐसा नहीं होगा कि पैसे में आपको मिल रहा है 110 रुपए 15 पैसे, ऐसे नहीं होगा. तो इस तरीके से आप राउंड ऑफ करके ही जो है उसकी कैलकुलेशन करेंगे कि कितने पे इशू होना है. प्राइस एंड प्राइस बैंड के बारे में बात करें तो अभी आप देखिए LIC का भी आई थिंक आपने देखा था, काफी बड़ा इशू था. तो ऐसे ही टाटा का भी आप देखें जो बहुत टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, 475 रुपए से लेके 500 रुपए का इनका प्राइस बैंड था. अगर आपको यहाँ पे शेयर लेना है तो कम से कम 475 रुपए का एक शेयर मिलने की संभावना है और मैक्सिमम आप उसके लिए 500 रुपए दे सकते हैं. इससे ज्यादा का मतलब बनता ही नहीं है. तो ये बात जो थी वो यहाँ पे कही गई है. पब्लिक इशू 3 दिन के लिए ओपन होगा और जो 10 दिन तक चल सकता है. अगर आप चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं बिड्स, ये ऊपर मैंने आपको बताया था. सो द इशूअर में मेंशन अ प्राइस और अ प्राइस बैंड इन द ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस. सो प्राइस आप मेंशन करेंगे फिक्स के कॉन्टेक्स्ट में. जब आपका फिक्स जब ऑफर डॉक्यूमेंट आप निकाल रहे हैं तो उसमें अगर अमाउंट फिक्स आपने रख दिया है तो वहाँ पे आप प्राइस मेंशन करेंगे. और अगर आप बुक बिल्डिंग के थ्रू जा रहे हैं तो आप प्राइस बैंड मेंशन करेंगे. बुक बिल्डिंग के थ्रू जा रहे हैं तो मैंने कुछ देर पहले भी बताया कि आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का यूज यहाँ पे करेंगे. रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कुछ अलग नहीं है, उसके अंदर वही सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो प्रोस्पेक्टस के अंदर होगी, एक्सेप्ट द क्वांटम और एक्सेप्ट द प्राइस. जो प्राइस होगा वो वहां पे नहीं होगा, वहां पे प्राइस बैंड होगा. हो सकता है प्राइस बैंड भी ना हो, सिर्फ फ्लोर प्राइस हो. फ्लोर प्राइस मतलब एक मिनिमम प्राइस है, इसके ऊपर ही प्राइस बैंड जो होगा वो तय होगा. बट ये पक्का है कि उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगी प्राइस को लेके और क्वांटम को लेके. सो ये इन्फॉर्मेशन रेड हेरिंग में मिसिंग रहती है. अदर देन दिस सारी इन्फॉर्मेशन वहां अवेलेबल होती है. And the floor price in the red herring prospectus in case of the book building issue. Further कहते हैं the cap on the price band shall be less than or equal to 120% of the floor price, provided the cap on the price band shall be at least 105% of the floor price. तो ये दो बात है जहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम बताया गया है. इसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ. तो इसमें सिर्फ इतनी सी बात कही गई है कि अगर कोई भी प्राइस बैंड आप तय कर रहे हैं तो लोअर से जो अपर प्राइस बैंड होगा उसके बीच में कितना फर्क आ सकता है. तो कहते हैं कि अगर जो लोअर बैंड आपने सेट किया है उससे कम 105% यानी 105% ज्यादा होगा अपर बैंड, और वो मैक्सिमम 120% तक हो सकता है. तो मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, पेन को क्या हो गया, हाँ ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात यहाँ पे लोअर बैंड की कर रहे हैं तो लोअर बैंड के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि लोअर बैंड से अपर बैंड जो होगा वो 105% ज्यादा होगा
और उसके बाद जो ये मिनिमम है कि इतना तो ज्यादा होना ही होना है भाई। आप मुझे बात बताइए कि 100 रुपए आपका लोअर है और 100 रुपए हायर है, ये प्राइस बैंड कोई किसी मतलब का हुआ? ये प्राइस बैंड को मतलब ही नहीं हुआ इस बात का। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो लोअर प्राइस बैंड होगा उससे कम से कम 105% जो है वो अपर प्राइस बैंड होगा, और उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 120% तक हो सकती है। सो मिनिमम 105 है और मैक्सिमम 120% की लिमिट है, ये यहाँ पे बताया गया है इस प्राइस बैंड के बीच में, ये सारी बात यहाँ पे कही गई है। उसके बाद कहते हैं whether issuer opt not to make disclosure on the floor price or the price band in the red herring prospectus, the issuer shall be announce the floor price at least 2 working days prior to the opening of the bid in case of IPO and 1 working days before the opening of the bid in case of the FPO। देखिए ये बात हम तब की कर रहे हैं जब फिक्स प्राइस नहीं है। अगर फिक्स प्राइस है तो ये आई थिंक पॉइंट नंबर 3 एप्लीकेबल होगा ही नहीं, और इवन जो पॉइंट नंबर 2 है वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका प्राइस बैंड है तो ये बात बनती है कि 105% कम से कम अपर रेंज होनी चाहिए और 120% मैक्सिमम अपर रेंज हो सकती है। पर अपर रेंज का मतलब ही तब आएगा जब 2 प्राइसिंग है। अभी अपर रेंज अगर एक ही प्राइस है कि 200 रुपए का शेयर है तो बात खत्म, फिर अपर और लोअर की तो मतलब ही बनता नहीं है। तो सेकंड और थर्ड पॉइंट बेसिकली आपके बुक बिल्डिंग में, या यूं कह सकते हैं जब आप प्राइस बैंड लेके आ रहे हैं तो एप्लीकेबल होंगे। उसमें भी जो थर्ड पॉइंट है उसमें ये कहा गया है कि मान लीजिए आपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब बुक बिल्डिंग से करना चाहते हैं ये इशू, आपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी, पर अभी उसके अंदर कुछ लिखा नहीं है कि कितने का प्राइस बैंड होगा। तो ये भी एक ऑप्शन है कि जरूरी नहीं कि आप प्राइस बैंड भी लिखें, आप चाहें तो उसको भी अभी खाली छोड़ सकते हैं और बाकी सारे अप्रूवल ले सकते हैं। लाइक वो सारा प्रोसेस जो ऊपर हमने पढ़ा कि सेबी के पास आपने फाइल किया, उसने सवाल जवाब किए, आगे किसी को भेजा, पूछा, आपको कहा कि आप भाई वेबसाइट पर रखे, लोगों के कमेंट, वो सब कुछ आता गया, सब वो प्रोसेस हो गया। अब क्या है कि आईपीओ के खुलने का समय पास आ गया है, तो अगर अभी तक आपने यहाँ पे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कुछ भी प्राइस बैंड नहीं लिखा था चलेगा, पर वो कह रहा है कि आप जिस दिन भी इशू खुलने वाला है ना आईपीओ, अगर आईपीओ है तो उससे 2 दिन पहले आप बता दीजिए कि क्या प्राइस बैंड होगा। अभी तक आपने नहीं बताया पूरे प्रोसेस में, कोई बात नहीं है, क्योंकि क्या है कि अभी हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या रखना चाहिए। तो हमें लग रहा है कि भाई पहले सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद प्राइस बैंड तो तय कर लेंगे। तो ये ऑप्शन है आपके पास, अवेलेबल है, आप ऐसा कर सकते हैं। पर वही है कि 2 दिन पहले, जिस दिन आईपीओ ओपन हो रहा है उससे 2 दिन पहले तो आपको बताना ही होगा, नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा भाई शेयर खरीदना है नहीं खरीदना है, क्या है क्या नहीं। और अगर एफपीओ है तो 1 दिन पहले आपको बताना होगा। द रीजन कि आईपीओ और एफपीओ में ये दिन का 2 दिन और 1 दिन का फर्क है इसलिए कि भाई आईपीओ में सबसे पहली बार कंपनी का इशू आ रहा है तो लोग थोड़ा ज्यादा जानना चाहते हैं। एफपीओ में ऑलरेडी कंपनी का शेयर लिस्टेड है तो फिर उन्हें पता ही है कि भाई जितने का लिस्ट है इससे कम तो शायद नहीं होगा, क्योंकि अगर कम होगा तो फिर तो मतलब कोई मतलब नहीं, जो भी खरीद के बैठे हैं शेयर वो भी सब बेच के यहीं से खरीद लेंगे। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। बात करते हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग के बारे में। सो एन इशू में ऑफर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी एट डिफरेंट प्राइस टू द फॉलोइंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग का मतलब है कि आपको प्राइस अलग है, मुझे अलग है, इसको अलग है, उसको अलग है। आपने फ्लाइट में ट्रैवल किया होगा तो आप देखते हैं कि वहां पे इवन ट्रेन्स में भी बहुत बार, कुछ ट्रेन्स में एक्चुअली डायनामिक प्राइसिंग चलती है, बट फ्लाइट्स में तो हमेशा ही डायनामिक चलती है। डायनामिक का मतलब क्या है कि मैंने अभी टिकट बुक कराई तो मुझे हो सकता है 5,000 की पड़ी है, आपने भी बुक कराई कुछ देर पहले, आधा घंटा पहले, तो आपको 6,000 की है, कोई हमारे बाद 1 घंटे बाद करा रहा है उसे 4,000 की मिल रही है। तो मतलब जिसका जो बन रहा है वो उसको बेचते जा रहे हैं, कोई ये नहीं हो रहा कि एक फिक्स प्राइस है। जैसे अगर मुझे ट्रेन में ट्रैवल करना है, एक्सेप्ट 2 ट्रेन जहाँ पे डायनामिक प्राइस है, वहाँ पे सभी के लिए एक जैसी टिकट है। मुझे अगर सेकंड एसी का टिकट लेना है तो मेरे लिए, आपके लिए, इसके लिए, उसके लिए, सबका एक जैसा ही है। पहले कोविड से पहले शायद एक सीनियर सिटीजन कंसेशन वो चलाते थे, अभी तो वो भी उन्होंने बंद कर दिया, पता नहीं क्यों, वो तो मिलना ही चाहिए था, बट एनीवे वो बंद हो गया। तो डिफरेंशियल का मतलब है सबको अलग अलग प्राइस पे एक ही चीज मिल रही है बट अलग अलग प्राइस पे। तो उसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि द इशूअर में ऑफर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी एट डिफरेंट प्राइस टू द फॉलोइंग। रिटेल इन्वेस्टर्स और रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉइज इंटाइटल्ड फॉर रिजर्वेशन मे बी ऑफर्ड security at a price not lower than by more than 10% of the price at which net offer is made। यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक काइंड ऑफ स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है कि भाई ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर को हम थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं, 10% तक का डिस्काउंट देने की बात करी गई है। कहते हैं कि नॉट लोअर एट अ प्राइस नॉट लोअर देन बाय मोर देन 10%। तो 10% तक का डिस्काउंट जो है रिटेल इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। पर एंकर इन्वेस्टर अगर बुक बिल्डिंग के थ्रू इशू किया जा रहा है और एंकर इन्वेस्टर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि करेंगे, तो इन दैट वे वहां पे कोई डिस्काउंट एंकर इन्वेस्टर को नहीं मिलेगा। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए डेफिनेटली 10% की बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। मिनिमम ऑफर टू पब्लिक एंड रिजर्वेशन के बारे में अगर बात करें तो कहते हैं कि मिनिमम ऑफर जो है वो पब्लिक को देना ही होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप लिस्टेड रख रहे हैं अपनी कंपनी को और सारे शेयर्स प्रमोटर्स, QIB, इन सभी को दे दिए, तो पब्लिक का भी कुछ हिस्सा बनता है, पब्लिक का भी कुछ हक बनता है।
तो यहाँ पे बताया गया है कि कितने अमाउंट का आपका इशू है, उसके हिसाब से डिटर्मिनेशन होगा कि पब्लिक को कितना मिलना चाहिए। तो कहते हैं कि minimum offer to public, the minimum offer and the allotment to public in terms of the offer document shall be at least 25% of the post issue capital of the company equal to 1,600 करोड़ रुपीज। यानी अगर आपका इशू साइज 1600 करोड़ रुपए का है तो इसका 25% जो है वो पब्लिक को जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट दिया हुआ है, यानी कम से कम इतना तो आपको देना ही देना है। और मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज एक्चुअली फॉल इन दिस कैटेगरी, क्योंकि देखिए इंडिया में ऐसा नहीं है कि लिस्टेड कंपनीज की कमी है, और जैसे कि मैंने पहले बताया था आईपीओ की अब तो लाइन सी लगी हुई है पिछले आई थिंक 2-3 साल से, स्पेशली अराउंड एंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोविड। तो बहुत सारी कंपनीज बन रही हैं, लिस्टेड हो रही हैं धीरे धीरे, बट यस फिर भी आप कहेंगे कि 1600 वाली कैटेगरी जो है वो ज्यादा देखने को आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि इससे बड़ी कोई कंपनी नहीं है, बट ज्यादातर यही होंगी। इसके बाद कहते हैं कि 400 करोड़, डायरेक्टली बोल दिया कि 400 करोड़ रुपए के शेयर्स आपको पब्लिक को अलॉट करने हैं। अगर आपका जो इशू साइज है वो 16 यहाँ तक तो हो गया, तो अब इससे ऊपर ही होगा, 1600 से लेके 4000 करोड़ रुपए तक का है तो आपको 400 करोड़ रुपीस के शेयर्स देने हैं। तो ऊपर 25% था, यहाँ पे 400 करोड़ रुपए कह दिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो अभी क्या हो गया, 0 से 1600 हो गया, 1600 से 4000 हो गया। अब 4000 के ऊपर देखते हैं, तो कहते हैं कि अगर जो आपका इशू साइज है वो 4000 से ज्यादा है पर 1 लाख करोड़ तक है, मैक्सिमम 1 लाख करोड़ तक है, तो आपको 10% पब्लिक को देना है। और अगर 1 लाख करोड़ रुपए के भी ऊपर है तो कहते हैं कि फिर 5000 करोड़ रुपीस के शेयर्स देने, और फिर 5% जितना 1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर होगा उसका आपको पब्लिक को एलोकेशन देना पड़ेगा। तो देखिए एक उन्होंने लिमिट बांध दी यहाँ पे, स्पेशली फोर्थ कैटेगरी में उन्होंने यहाँ पे कह दिया कि भाई 1 लाख करोड़ से अगर ज्यादा है तो 1 लाख करोड़ तक का 5% तो आप दोगे। इसके 1 लाख करोड़ के ऊपर अगर मैं बोलूं तो 1,05,00,000 करोड़ है। ठीक है, तो 1 लाख करोड़ तक तो आपको 5%, या 1 लाख करोड़ तक तो आपको 500 करोड़ रुपीस का देना है, और उसके ऊपर जो 5 करोड़ है उसका 5% देना है। तो इस हिसाब से डिमार्केशन जो है वो सेटअप किया गया, बहुत इजी है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 0 से 1600 तक की बात करते हैं 25%, 1600 से जो रेंज चलती है वो 4000 तक की चलती है, तो वहां पे 400 है। फिर 4000 से 1 लाख करोड़ तक की चलती है, तो जहां पे 10%, और 1 लाख करोड़ के ऊपर जो है वो 5%, एक अमाउंट दे दिया गया कि 500 करोड़ प्लस 5%, इस तरीके की कैप जो है वो यहाँ पे बताई गई है जो आपको पब्लिक को ऑफर करना होगा। तो ये बात जो है वो यहाँ पे कही गई है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, बट ये एग्जैक्टली वही बात है जो मैंने आपको ऊपर बताई है। बात करते हैं एलोकेशन इन द नेट ऑफर कैटेगरी में। तो जब आप अलॉट कर रहे हैं शेयर्स तो कितने किसको देंगे इसके बारे में अब हम बात करेंगे। So in an issue made through book building process pursuant to the regulation 6 and 103, the allocation in the net category as follows। अब ये रेगुलेशन 32 और 129 क्या है कि भाई अगर आईपीओ और एफपीओ अगर आप अलॉट कर रहे हैं तो इस हिसाब से होगा। आपको याद होगा जब हमने बात स्टार्ट कर रहा था, चैप्टर बात कर रहा तो हमने कहा था कि आईपीओ और एफपीओ की अगर नॉर्मल कंडीशंस अप्लाई होती हैं तो ठीक है, जहां पे नेटवर्थ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये सब हमने पढ़ा था, और अगर नहीं हो रही हैं तो फिर हमने बात करी थी कि 75% आप बुक बिल्डिंग के थ्रू कर सकते हैं, 75% क्यूआईबी, कुछ आपको अगर ऐसा याद हो उस समय भी हमने बात करी थी। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कैटेगरी नंबर 1 की, जहां पे हम कंडीशन को कंप्लाई कर रहे हैं। कुछ ही देर के बाद इसके नीचे हम कैटेगरी 2 के बारे में भी बात करेंगे, जहां पे हम बुक बिल्डिंग के थ्रू लाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज 32 एंड 129 टू 32 सब 2 जो है वो आईपीओ के बारे में बात करता है, जबकि जो 129.2 है वो एफपीओ के कंटेक्स्ट में बात करता है, जहां पे कंडीशंस मीट आउट नहीं हो रही हैं तो आप क्यूआईबी के थ्रू या बुक बिल्डिंग एंड क्यूआईबी के थ्रू इसको लेके आ रहे हैं। बट फिलहाल जनरल पर्सपेक्टिव से हम इसे समझ लेते हैं कि आप अगर सारी कंडीशंस जो मेंशन करी गई हैं उसको फुलफिल कर रहे हैं आईपीओ और एफपीओ को लाने से पहले, तो कहते हैं कि आप नॉट लेस देन टू रिटेल इन्वेस्टर, मतलब 35% आप रिटेल इन्वेस्टर्स को देंगे मिनिमम, फिर कम से कम यानी मिनिमम 15 नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देंगे। तो भाई अगर कम से कम यानी मिनिमम इनको 35 दे दिया, इनको इतना दे दिया, बचा कितना, 50 ही तो बचा, तो 50 फिर आपको क्यूआईबी को देना है। तो ये है नॉट लेस देन का मतलब है मिनिमम मिनिमम मिनिमम, तो इतना आपको देना ही देना है इस कैटेगरी के अंदर, ये बात यहाँ पे कही गई। साथ से एक चीज और भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर आपने रिटेल इन्वेस्टर्स को ऑफर किया और ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, आपको याद होगा मैंने बताया था भाई रिटेल इन्वेस्टर वो माना जाएगा जो 2 लाख रुपए से नीचे तक का इन्वेस्ट कर रहा है अमाउंट, और क्यूआईबी तो आपको पता है कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लॉट ऑफ मनी, बट इन दोनों के बीच की जो कैटेगरी है उसको नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कह सकते हैं, जो कि 2 लाख रुपए के जनरली ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं।
तो अगर आपने रिटेल इन्वेस्टर्स को दे दिए शेयर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दे दिए भाई 35%, 15%, आधा इशू तो इन्हीं को दे दिया, पर इनमें से 40% ही सब्सक्राइब हुआ है, 10% बचा है, तो वो कह रहे हैं जो 10% बचा है ए और बी कैटेगरी के अंदर, वो आप किसी और कैटेगरी को भी एलोकेट कर सकते हैं, बट पहले इन्हीं को देंगे। अगर ये नहीं ले रहे हैं या यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो है वो अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो डेफिनेटली हम किसी दूसरी कैटेगरी के पास जाएंगे, अदरवाइज इन्हीं को एलोकेट करेंगे। ये वो तब की बात है जब सारी कंडीशंस आपकी एक आईपीओ और एफपीओ लाने की जो नॉर्मल कंडीशन है वो कंप्लाई होती हैं। अगर वो नहीं हो रही है तो क्या होगा वो अभी हम नीचे देखेंगे। बट यहाँ पे 35, 15 और 50, 35 रिटेल को, फिर 15 नॉन इंस्टीट्यूशन NII को, और जो 35 बचता है वो QIBs को, जो कि बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। बात करते हैं उस कैटेगरी के बारे में जहां पे ये कंडीशंस कंप्लाई नहीं हो रही हैं, यानी वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वो सब कंप्लाई नहीं हो रहा है, तो भी आप इशू लाना चाहते हैं तो बिल्कुल ला सकते हैं, और बहुत सारी कंपनीज लेके आती हैं। बट वहां पे जो एलोकेशन होगा इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस शेयर होल्डिंग, कि किसको कितना ऑफर किया जाएगा, वो बदल जाएगा। तो ऊपर कितना कितना था भाई, 35, 15 और 50, मिनिमम 35, मिनिमम 15, मिनिमम 50। बट यहाँ पे अब थोड़ा सा बदल जाएगा। यहाँ पे क्या है, नॉट मोर देन। नॉट मोर देन का मतलब हो गया मैक्सिमम। अब मैक्सिमम कितना दे सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को, 10%। यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशन को मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 15%। और फिर नॉर्मल सी बात है, बचा कितना, 75%, तो वो आप QIBs को दे सकते हैं। तो वहां पे हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर को कितना दे रहे थे, कह रहे थे कि दे सकते हैं 35%। इधर कितना दे रहे थे नॉन इंस्टीट्यूशन को, वहां नॉन इंस्टीट्यूशन का दोनों केस में सेम है, 15-15। बट रिटेल इन्वेस्टर जो है वो वहां पे 35% तक पार्टिसिपेट कर सकता था, बट यहाँ पे उसको हम नहीं दे सकते 10% से ज्यादा। जबकि QIBs डेफिनेटली ऊपर 50% तक जा रहे थे, तो यहाँ पे 75% तक जाएंगे, यही फर्क है। और यहाँ पे भी वैसे है कि अगर इस कैटेगरी में एलोकेशन नहीं हुआ तो आप दूसरी कैटेगरी को एलोकेट कर सकते हैं। तो ये बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। ये रेगुलेशन 32, कंफ्यूज मत होइएगा, आपको मैं दिखा भी दूंगा और आपको खैर याद भी होगा कि हमने बात करी थी ना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या नेट प्रॉफिट है, वो कंडीशंस कंप्लाई नहीं हो रही हैं, तो ठीक है हम लेके आएंगे इशू, बट हम बुक बिल्डिंग के थ्रू लेके आएंगे, तो उसी के बारे में ये जो बात है वो सारी कही गई। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं एवरेज प्रोस्पेक्टस के बारे में। सो आई थिंक प्रोस्पेक्टस एक ऐसी चीज है जहां पे कंपनी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करती है और चाहती है कि इन्वेस्टर्स जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन को पढ़ लें, समझ लें और उसके बाद ही फैसला लें कि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं कि नहीं। बट द रियलिटी इज कि बहुत सारे लोग, आई डोंट हैव एनी एग्जैक्ट परसेंटेज, बट आई एज्यूम इट शुड नॉट बी लेस देन 95%। 5% को भी बेनिफिट ऑफ डाउट ही है जो टाइम निकाल पाते हैं प्रोस्पेक्टस को पढ़ने का, क्योंकि उसकी रेंज होती है 300 पेज, 400 पेज, तो इतने में तो मतलब आपका मॉड्यूल पूरा बहुत बार कवर हो जाता है। इसके लिए इतना समय लगता है, महीना लग जाता है, तो वो तो फिर क्या ही कोई पढ़ेगा। तो कोई ही होगा शायद जो पढ़ता होगा, बट कंपनी की तो देखिए जिम्मेवारी है कि वो ये इशू करे। पर अगर ऐसा है कि भाई ये बहुत बल्कि है, बहुत ज्यादा कंटेंट है, तो इसका कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तो वो रास्ता निकला एवरेज प्रोस्पेक्टस के फॉर्म में, जो कि एक समराइज वर्जन है। इस प्रोस्पेक्टस में जितने भी मेन पॉइंट्स हैं, तो पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस अगर कोई पढ़ सकता है तो उससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता, पर अगर कुछ मेन पॉइंट्स के तौर पे कोई डॉक्यूमेंट चाहता है आपसे, तो उसको आप एवरेज प्रोस्पेक्टस कहते हैं, जहां पे जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उस इशू से रिलेटेड जो भी आप लेके आ रहे हैं उसको आप मेंशन करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज एवरेज प्रोस्पेक्टस। अब यहाँ पे आपको मेन पॉइंट्स लिखने हैं, ये नहीं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन मेन थी वो लिखी नहीं यहाँ पे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि शॉर्ट करना है, शॉर्ट के साथ साथ उसको वो चीज भी बतानी है जो कि जाननी जरूरी है। तो पता चले वो जो जाननी जरूरी है वो इसमें लिखी नहीं, तो ये फिर पर्पस डिफीट हो जाएगा। So every application form distributed by the issuer or any person in relation to the issue shall accompanied by the average prospectus। तो जब आप शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे, कहीं से भी अप्लाई करेंगे, तो आपको ये एवरेज प्रोस्पेक्टस मिलेगा, आप पढ़ के समझ सकते हैं। अब बात करते हैं एस्बा के बारे में, विच इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय अ ब्लॉक अमाउंट या ब्लॉक अलॉटमेंट। तो देखिए ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे, तो पहले क्या होता था ये समझ लेते हैं, क्योंकि ये मैं तो नहीं कहूँगा नया है, बट डेफिनेटली इसकी वजह से बहुत बदलाव आया है। तो अगर आपको पहले शेयर्स अप्लाई करने थे से 10 साल पहले, तो क्या करना होता था कि आप पहले चेक लें, जाएं बैंक और उसका एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाएं और जाके फिर कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करें। अब आप का जो डिमांड ड्राफ्ट है, जो चेक है, वो कंपनी के ऑफिस पहुंचेगा। जब बेसिस ऑफ अलॉटमेंट तय होगा तो उसके बेसिस पे अगर आपका नाम उसमें आएगा तो आपको शेयर्स मिल जाएंगे, और अगर नहीं आएगा तो आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। अब पैसा वापस मिलने के लिए कंपनी दोबारा से आपका नाम का डीडी बनाएगी, क्योंकि अभी तो आप कंपनी को दे रहे हैं, तो यही वापसी आपके नाम पे बनेगा और फिर आपको आगे मिलेगा।
इस प्रोसेस में बहुत समय लगता था, बहुत लोग कहते थे मेरा रिफंड नहीं आया, इतना समय हो गया, उतना समय हो गया, वगैरह वगैरह, बड़ी दिक्कतें आती थी। तो आजकल क्योंकि डिजिटलाइजेशन का दौर है, डिजिटल मनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये पे वो पे, मतलब गूगल पे, फलाना पे, ढिमकाना पे, सब उसी पे चल रहा है। तो गवर्नमेंट ने सोचा हम भी क्यों पीछे रहें, और ये अच्छा भी है क्योंकि इससे आप जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली व्हाटएवर अगर इशू आपको नहीं मिलता तो डेफिनेटली आपके अकाउंट में पैसा भी जो है वो जल्दी वापसी आ जाता है। टेक्निकली वो आपके अकाउंट से जाता ही नहीं है, वो सिर्फ ब्लॉक रहता है। होता क्या है कि मान लीजिए एक इशू आप अप्लाई कर रहे हैं और उसका टोटल वैल्यू 14,000 रुपये है, 13,000 रुपये, जो भी है, 15,000 के नीचे ही है। तो अभी क्या है कि आपने जब अप्लाई किया तो क्या होगा, बैंक की वेबसाइट पे आप गए, वहीं पे ऑप्शन रहता है अप्लाई करने का, आपने अप्लाई कर दिया तो बैंक क्या करेगा, वो 15,000 जो होगा वो आपके अकाउंट से ब्लॉक कर देगा। मतलब आपका अगर बैलेंस मान लो 60,000 रुपये दिखा रहा अभी है एक्चुअल, तो आप 45 दिखाने लगेगा। तो टेक्निकली वो 15,000 रुपये पहुंचा नहीं है कंपनी के पास, बैंक ने उसको ब्लॉक करके रखा है। जब अलॉटमेंट का बेसिस फाइनलाइज होगा और अगर उसमें आपका नाम होगा तो ये जो 15,000 रुपये आपके अकाउंट में अभी तक ब्लॉक बैंक ने करके रखे थे, ये बैंक जो होगा वो इशूअर को ट्रांसफर कर देगा, कंपनी को ट्रांसफर कर देगा, और कंपनी ऑब्वियसली उसके बदले आपको शेयर्स दे देगी। अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी ऐसा हुआ कि इशू ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, लाइक फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे इश्यूज आते हैं, एक के एग्जाम्पल पे चलो IRCTC का नाम ले लेते हैं, तो वो इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ तो मुझे मिला ही नहीं शेयर, तो क्या होगा, जो अमाउंट मेरा ब्लॉक था, मेरा बैलेंस 60,000 था तो अभी 45 हो गया है, तो जो मेरा अमाउंट 15,000 रुपये ब्लॉक है, जो मेरे अकाउंट में दिख तो नहीं रहा है बट कंपनी को भी नहीं पहुंचा, बैंक ने उसको होल्ड करा हुआ है। जैसे ही पता चला कि मेरा नाम नहीं है अलॉटमेंट की लिस्ट में, वो 15,000 रुपये वापस मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गए। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर आप देख रहे हैं कि सब कुछ डिजिटलाइजेशन के जरिए से हो रहा है, तो जल्दी होगा, ज़्यादा एक्यूरेसी होगा, ज़्यादा फास्ट से होगा। अब इसके साथ साथ एक और चीज़ भी इंट्रोड्यूस कर दी गई है, दैट इज़ UPI, जिससे आपने क्लासेस की भी शायद पेमेंट करी हो। तो UPI क्या होता है कि आपको एक कोड दिया जाता है, उसी को आप स्कैन करते हैं और पेमेंट हो जाती है। तो एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अलॉटमेंट जो है वो तो अपनी जगह है ही है, पर UPI के जरिए भी आप पे कर सकते हैं। बट UPI रिटेल इन्वेस्टर जो 2 लाख रुपए से कम इन्वेस्ट कर रहे हैं जनरली उनके लिए होता है। उसके ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो अभी भी एसबा से ही ये सारा का सारा काम किया जाता है। इसमें सिंडिकेट बैंक का भी रोल आता है। सिंडिकेट बैंक और कुछ नहीं होता, एक बैंक है जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। तो अगर आप कल एक बैंक खोल लेते हैं और सेबी के पास जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आप भी एक सिंडिकेट बैंक बन जाएंगे, और फिर आपकी भी बैंकिंग ब्रांचेस में लोग जाके अप्लाई करेंगे। बट आई पर्सनली थिंक कि बैंक की ब्रांच में भी क्यों जाना है, तो ये ऑनलाइन नेट बैंकिंग अगर आपके पास है, कई लोग नेट बैंकिंग लेते नहीं है, और अगर नेट बैंकिंग है आपके पास तो आप ये घर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। तो कहते थे issuer shall accept bids only using ESBA facility in the manner specified. SEBI view its circular dated 1st November has introduced UPI in a phased manner as an alternative option for retail investors. 2 लाख रुपए तक के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहता हूँ, देखिए जितनी भी बातें मैं आपसे कहने वाला हूँ ये मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ, मैं पहले भी कर चुका हूँ, फिर कर रहा हूँ कि इन क्लासेस को देखने के बाद आपको मॉड्यूल स्कैनर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। पर एक चीज आपको बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है, वो ये कि मेरी बातों पे 100% आपका फोकस होना चाहिए। आपका ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, आपने फोन उठाया, एक मैसेज पढ़ा, टाइप किया, तब तक मैं दूसरे टॉपिक पे चला गया, पीछे का टॉपिक रह गया, एंड यू नेवर नो कि कौन सा टॉपिक एग्जाम में आ जाए। तो जब आप ये क्लास देख रहे हैं तो 100% कंसिडरेशन मुझे आपका यहाँ पे चाहिए होगा, जैसे कि आप पूरे टॉपिक ना ही समझ पाए बट ईजी लैंग्वेज में समझ पाए, उसको रिटेन कर पाए। और वो तभी होगा जब मेरी बात आप सुनेंगे, क्योंकि जितना यहाँ पे लिखा है सब कुछ बताऊंगा बट ईजी वर्ड्स में बताऊंगा, क्योंकि यही अगर करना है कि नॉर्मल बताते जाना तो वो तो आप खुद भी कर सकते थे। तो यहाँ आप आए हैं कुछ बेहतर करने के लिए, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, उसके लिए मुझे आपकी अटेंशन चाहिए होगी। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ द इशू मटेरियल के बारे में बात करें तो लीड मैनेजर की देखिए सारी जिम्मेदारी है कि शैल इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट, other material including the application to stock exchange, syndicate members, registrar to issue, registrar, share transfer agent। तो अगर किसी को कोई भी ऑफर डॉक्यूमेंट चाहिए या जैसे ऊपर हम बात करें एवरेज प्रोस्पेक्टस कुछ भी चाहिए, तो वो लीड मैनेजर जो है उनकी जिम्मेदारी है कि वो सबको ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराएंगे। सबके अंदर कौन कौन आ सकता है, इन्वेस्टर तो है ही है, बैंक्स में भाई मैंने जैसे कहा कि फिजिकली अगर हम जाएं तो जाके बैंक में भी अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रार टू एन इशू के पास भी होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए वो किस इशू के रजिस्ट्रार टू द इशू है, क्या क्या चीजें उसके अंदर लिखी हैं, कैसा है, क्या है कि ओपनिंग डेट है, क्या क्लोजिंग डेट है। तो ये सारी की सारी जो स्टेशनरी का काम है, जो डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल कराने का काम है, वो लीड मैनेजर का है, और जितने भी इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व इन सभी के पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे।
ना प्रोहिबिशन ऑफ पेमेंट ऑफ इंसेंटिव, तो आप किसी को जबरदस्ती नहीं कह सकते भाई मेरी कंपनी का शेयर ले लो मैं तुम्हें कमीशन दूंगा। ये एक अपना डिस्क्रिशन का मैटर है। आपको अगर लगता है कि कंपनी वर्थ है आपके इन्वेस्टमेंट की तो आप इन्वेस्ट करेंगे, नहीं कोई बात नहीं। बट ऐसे नहीं कर सकते हम कि भाई मेरी कंपनी का शेयर ले लो मैं तुम्हें इतना पैसे दे दूंगा या कुछ और कमीशन दे दूंगा, वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं चलेगा। So any person connected with the issue shall not offer any incentive, whether direct or indirect, in any manner, whether in cash or in kind, to any person for making an application. तो अपनी मर्जी है, अगर आपको लगता है कि वर्थ है इन्वेस्टमेंट का तो आप इन्वेस्ट करिए, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं। बट ये नहीं किसी को देखो, मतलब एक समझने वाली बात है कि आप यहाँ पे जब ऐसा कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी को कन्विंस कर रहे हैं कि ले लो, तो उससे आपका तो कोई फायदा होने नहीं वाला। तो अगर ऐसा नहीं है, कोई आपका बेनिफिट नहीं है, तो आप दूसरों को क्यों कन्विंस कर रहे हैं? मतलब जिसको लेना है वो लेगा। जरूर आप बता सकते हैं भाई मैंने तो ये देखो शेयर में इन्वेस्ट किया है, तो अगर सामने वाला को लगता है कि हाँ उसको वर्थ इन्वेस्टमेंट है तो वो भी करेगा। बट इशूअर जो है, कंपनी जो है, वो ये नहीं कहेगी जी आप हमारा शेयर ले लीजिए तो हम आपको जो हमारे प्रोडक्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से HP अपना IPO लेके आ रहा है, तो कह रहे हैं जिन लोगों ने भी हमारा शेयर, जो भी लोग लेंगे इस IPO में, उनको सबको हम लैपटॉप पे अपने 10% का डिस्काउंट देंगे। ऐसे नहीं चलेगा, ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, बात करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में। जब कंपनी ये एक पब्लिक इशू लेके आ रही है, तो जितने भी मान लो 1000 करोड़ रुपए का पब्लिक इशू है, तो कंपनी को 1% जो होगा वो जमा कराना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। सारे के सारे जब टर्म्स एंड कंडीशन रिक्वायरमेंट कंप्लायंस पूरे हो जाएंगे, तो ये जो पैसा 1% जमा कराया है कंपनी ने, ये डेफिनेटली कंपनी को वापसी मिल जाएगा। और अगर कंपनी ने कुछ भी गड़बड़ी करी तो ये 1% फोरफीट हो जाएगा। So the issuer shall before opening of the subscription deposit with stock exchange, यहाँ पे भी कंपनी के शेयर लिस्ट होने वाले हैं, an amount calculated at the rate of 1% of the amount of the issue size available to subscription to the public in the manner as may be specified, and the amount so deposited shall be refundable or forfeited in the manner specified by SEBI. तो 1% जितना भी इशू का साइज है उसका 1% आप डिपॉजिट कराएंगे उस स्टॉक एक्सचेंज के साथ जहाँ पे आप लिस्ट होने जा रहे हैं। अगर आप सब कुछ ठीक रखते हैं तो 1% आपका वापस मिल जाएगा, और नहीं तो फोरफीट हो जाएगा। रीजन यही है कि हम देखना चाहते हैं आप कितने सीरियस हैं या नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ पे 1% आपका रख रहे हैं, क्योंकि लिस्टिंग फीस तो एक अलग होगी, वो तो देनी ही देनी है, तो वो एक फीस है। बट ये सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का घर हम किराए पे लेते हैं, तो बहुत बार जो वैसे हर शहर में अलग अलग चलता है, बट जनरली ऐसा ही रहता है कि जो लैंडलॉर्ड होता है वो बोलता है कि भाई 1 महीने का मुझे एडवांस सिक्योरिटी चाहिए, 1 महीने का रनिंग रेंट चाहिए। मतलब क्या कि आपको जब आप घर ले रहे हैं टेक्निकली, तो बहुत बार लोग ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि आपको इनिशियली 2 महीने का रेंट देना पड़ेगा। एक तो एडवांस रेंट जो आप जिस महीने रह रहे हैं, पर प्लस जो 1 मंथ का एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं वो सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा कि जब आप घर कल खाली करेंगे तो ये पैसा आपको पूरा वापस मिल जाएगा। बट ये इसलिए रखा जा रहा है, कल आप बिना बताए खाली करके चले जाएं, बिजली का बिल नहीं दिया, पानी का नहीं दिया, घर में कुछ तोड़ फोड़ है, तो इस पैसे से उसकी रिकवरी हो सकती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है। IPO grading applicable to IPO only. The issuer may obtain grading of the IPO from one or more credit rating agencies. तो यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को हम इन्वॉल्व कर लें लोगों का भरोसा जीतने के लिए, क्योंकि अगर हमारा IPO अच्छा है और क्रेडिट रेटिंग भी उसको अच्छी मिली है, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ये IPO अच्छा मार्केट में परफॉर्म करेगा। बात करते हैं अंडरराइटिंग के बारे में। देखिए, अंडरराइटिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे हमारा इशू फेल ना हो जाए, उसके लिए हम पहले से तैयारी करके रखते हैं। तो यहाँ पे उसी के बारे में हम बात करेंगे और कहेंगे कि इफ द इशूअर मेक्स अ पब्लिक इशू थ्रू बिग बुक बिल्डिंग प्रोसेस, तो आप जानते हैं कि एक तो फिक्स प्राइस का है जहाँ पे आप प्राइस बैंड नहीं रखते, आप डायरेक्टली एक फिक्स अमाउंट रख देते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, उसका अंडरराइटिंग का प्रोसेस अलग है। यहाँ पे अंडरराइटिंग के प्रोसेस के बारे में जो बात हो रही है वो बुक बिल्डिंग के कंटेक्स्ट में है, जहाँ पे आप एक अमाउंट ना रख के एक रेंज रखते हैं। याद होगा अपर एंड लिमिट लोअर 105%, कम से कम 120%, ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ ऐसी बात हमने करी थी। तो उस परस्पेक्टिव से ये अंडरराइटिंग के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। आइए देख लेते हैं। सो the issue shall be underwritten by a lead manager and syndicate member. However, at least 75% of the net offer proposed to be compulsory allotted to the QIP shall not be underwritten. तो आप अंडरराइटिंग का प्रोविजन तो आप यहाँ पे रख रहे हैं, बट आपको याद होगा वही कंडीशन रेफर करिए जब आप बुक बिल्डिंग के थ्रू इशू लेके आ रहे हैं, तो आपको याद होगा हमने बात करी थी किस कैटेगरी को कितना कितना मिलना है। तो 75% के बारे में बात थी, 10% के बारे में, 15% के बारे में, अगर आपको कुछ याद हो। उस समय हमने कहा था नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का तो 15% रहेगा, चाहे कोई भी कैटेगरी हो। यानी अगर आप IPO लेके आ रहे हैं, सारी कंडीशंस फुलफिल करने के बाद ये IPO लेके आ रहे हैं, उनका तो 15% था।
तो यहाँ पे अगर 75% QIBs का हो गया, 15 उनका हो गया, तो हो गया 90%, तो 10% जो है वो बचा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो मेरे कहने का मतलब है जो भी प्रपोर्शन यहाँ पे फिक्स किया गया है, बस एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ लिखी हुई है वो ये कि QIB का जो 75% है उसको अंडरराइट आप नहीं कर सकते। QIB जो है वो तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है, उनको अपना हिस्सा खुद ही लेना पड़ेगा। और ये हमने पहले भी बात कही थी कि अगर इन्होंने ये नहीं लिया, ये यहाँ लिखा नहीं है बट ये पहले हम बात कर चुके हैं कि अगर इन्होंने ये अपना हिस्सा नहीं लिया तो डेफिनेटली इशू फेल हो जाएगा। तो इनका अंडरराइटिंग की पार्ट नहीं होगी। ये जो पब्लिक को हम ऑफर करने वाले हैं, जो बाकी पोर्शन बच रहा है, उसके अंडरराइटिंग पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें इन बुक बिल्डिंग, नॉट थ्रू द नॉर्मल प्रोसेस, थ्रू द बुक बिल्डिंग। The issuer shall, prior to filing of the prospectus, enter into underwriting agreement with the lead manager and the syndicate member, indicating therein the number of security they shall subscribe to at a price which shall not be less than the issue price and shall disclose the fact in the underwriting agreement. तो भाई अंडरराइटिंग जब आप ले रहे हैं यहाँ पे, तो अंडरराइटिंग भी किसी प्राइस पे होगी। तो ये कहते हैं कि जिस प्राइस पे हमने ऑफर प्राइस किया है, यानी जो प्राइस हम अपने डॉक्यूमेंट में मेंशन कर रहे हैं, सो कॉल्ड एज बुक बिल्डिंग के जरिए जब हम ये लेके आ रहे हैं, तो जो भी हमारा फाइनल प्राइस वहां पे तय होगा, कोई एक तो तय होगा ना। इशू के खुलने से पहले हमने बताया था कि अगर आप चाहें तो प्राइस बैंड रख सकते हैं, और उसके बाद 2 दिन और 1 दिन, तो IPO के कंटेक्स्ट में 2 दिन और FPO के कंटेक्स्ट में 1 दिन पहले भी आप प्राइस बता सकते हैं। याद होगा ये सारी बात हमने कही थी। तो ये कह रहे हैं कि जो भी आपका फाइनल प्राइस तय हुआ है उस के बारे में यहाँ पे बता दिया जाएगा, और जो भी QIBs है उनको उसी प्राइस पे लेना पड़ेगा, उनको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो उनको उसी प्राइस पे जो अपना पोर्शन है विद 75% उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। If the syndicate member नहीं सब्सक्राइब करते, so if syndicate member fails to perform their obligation, the lead manager shall fulfill the underwriting obligation. The lead manager and the syndicate member shall not subscribe to the issue in any manner except to fulfill the underwriting obligation. तो भाई दो लोगों ने मिलके कहा था कि ठीक है अंडरराइटिंग भाई हम कर रहे हैं, तो जो लीड मैनेजर है और सिंडिकेट मेंबर है दोनों ने मिलके ये कहा था कि हम अंडरराइट कर रहे हैं। पर अगर बाद में सिंडिकेट मेंबर अपनी बात से पीछे हट जाते हैं, जो जनरली बैंक्स वगैरह होते हैं कि पीछे हट गए, तो वो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो भी जाता है तो पूरी की पूरी जवाबदेही जो होगी वो अब लीड मैनेजर की हो जाएगी, क्योंकि टेक्निकली जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने काम तो लीड मैनेजर को ही दिया था कि आपको इसको इशू को अंडरराइट करना है। अब लीड मैनेजर ने अपने साथ एक और साथी को जोड़ लिया। अब अगर वो साथी एंड मोमेंट पे धोखा भी दे देगा तो हमें तो लीड मैनेजर से मतलब है, क्योंकि बात हमने लीड मैनेजर से करी थी इस इशू को अंडरराइट करने की। तो ये बात जो है वो यहाँ पे कही गई। और 90% आपको पता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, तो वहां तक पहुंचाना ये अंडरराइटर्स का काम है अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करते हुए। So where the issue is required to be underwritten, the underwriting obligation should be at least to the extent of minimum subscription. तो यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर आप बात करें तो 2 कंटेक्स्ट से आप समझ सकते हैं। So where the issue is required to be underwritten, the underwriting obligation should be at least to the extent of minimum सब्सक्रिप्शन जो 90% की है, तो उस सब्सक्रिप्शन तक आपको पहुंचाना है। जरूरी नहीं है कि इशू जो है वो 92, 95 या 100% भी हो। अगर 90 एंड अबव चला गया तो इशू सक्सेसफुल हो गया। मतलब सक्सेसफुल मतलब वैसे नहीं हो पाया सक्सेसफुल कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए, बट एटलीस्ट ये है कि जो एक टेस्ट होता है सर्वाइवल का कि 90% तो आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए चाहिए, वो यहाँ पे इन्होंने पार कर लिया है। तो इस तरीके से जो बात है वो यहाँ पे कही गई है। तो याद रखिएगा ये अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन जो है बुक बिल्डिंग के थ्रू आपको पूरी करनी है अपने पोर्शन की। और इसके अंदर जो QIB का 75% की बात है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, वो तो वो अपना पूरा करेंगे ही करेंगे। जो बाकी पोर्शन बचता है उसके बारे में ये सब चीजें कही जा रही हैं। ठीक है, बात करते हैं मॉनिटरिंग एजेंसी के बारे में। देखिए मॉनिटरिंग एजेंसी बेसिकली क्या है कि नाम से भी शायद समझ में आ रहा है, मॉनिटर करेगी, रिकॉर्ड रखेगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पहले मॉनिटरिंग एजेंसी बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते थे, और वो ये देखते थे कि कंपनी ने जिस पर्पस के लिए पैसा लिया है वो उसी के लिए यूटिलाइज कर रही है या नहीं कर रही है। अभी भी ऐसा ही है, बट पहले और अब में फर्क ये आ गया कि जो मॉनिटरिंग एजेंसी होंगी वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होंगी, बैंक्स नहीं होंगे, और वो तब तक मॉनिटरिंग रिपोर्ट जनरेट करते रहेंगे। यहाँ पे बताया गया जब तक जितना पैसा इशू के जरिए लिया है वो पूरा का पूरा इस्तेमाल ना हो जाए। 100% प्रोसीड जो है जब तक वो यूटिलाइज नहीं हो जाएगी, मॉनिटरिंग एजेंसी जो है वो हर क्वार्टर में यानी हर 3-3 महीने में जो इशूअर है उसको रिपोर्ट देती रहेंगी कि इतना पैसा इस क्वार्टर खर्च हुआ है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, आपने इतना पैसा इस ऑब्जेक्टिव के लिए खर्च किया है या नहीं किया है वो अपनी रिपोर्ट में बताते रहेंगे। तो ये बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। आई थिंक रीजन तो यहाँ नहीं लिखा है, बट ऑब्वियसली रीजन जो बिहाइंड दी लाइंस है वो यही है
कि हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि कंपनी ने जिस पर्पस के लिए पैसा रेज किया है वो उसी के लिए इस्तेमाल करे. सो इफ द इशू साइज एक्सक्लूडिंग द साइज ऑफ द ऑफर फॉर सेल बाय सेलिंग शेयर होल्डर्स एक्सीड 100 crore rupees, the issuer shall make the arrangement for the issue or proceed of the issue to be monitored by the credit rating agency. तो ये चीज़ भी है यहाँ पे कि इशू का साइज अगर 100 करोड़ से कम है तो ये जो चीज़ है ये एप्लीकेबल होगी ही नहीं. ये एप्लीकेबल तभी होगी जब आप 100 करोड़ या उससे ज़्यादा पैसा रेज कर रहे हैं, तो ही मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आएगी एक मॉनिटरिंग एजेंसी को अपॉइंट करने की. मॉनिटरिंग एजेंसी जो अपॉइंट होगी, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा, वो आपको यानी इशूअर को क्वार्टरली रिपोर्ट देगी और तब तक देती रहेगी वो रिपोर्ट जब तक 100% जो पैसा आपने इशू के तौर पे लिया है वो यूटिलाइज नहीं हो जाता. भाई बैंक अकाउंट में आपने मान लो 5,000 करोड़ रुपए का इशू आप लेके आए हैं, तो 5,000 करोड़ रुपए बैंक में जब तक पूरे खत्म नहीं हो जाते, ये जो मॉनिटरिंग एजेंसी है रिपोर्ट हर क्वार्टर में जनरेट करती रहेगी कि इस क्वार्टर इतना खर्च हुआ और इस जो खर्च हुआ है वो कहाँ कहाँ खर्च हुआ, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इशूअर को देती रहेंगे. तो ये बात जो है, जिससे इशूअर को पता रहे कि कोई और भी उस पर नजर बना के बैठा है. ये कंडीशन जो होगी ये तब एप्लीकेबल है जब आप एक नॉर्मल कंपनी, अगर आप बैंक होने के नाते इशू ला रहे हैं तो फिर ये कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि बैंक अपने ऊपर ही थोड़े नजर रखेगा. तो ये बात कही गई है. पब्लिक कम्युनिकेशन, पब्लिसिटी मटेरियल, एडवर्टीजमेंट एंड रिसर्च रिपोर्ट. इशू रिलेटेड एडवर्टीजमेंट के बारे में आइए अब हम बात कर लेते हैं. So subject to the provision of the Companies Act 2013, the issuer shall, after filing the red herring prospectus, देखिए रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, नॉर्मल प्रोस्पेक्टस, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, बट फिर भी चलिए. तो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस वही है जो बुक बिल्डिंग के तौर पे आप इशू कर रहे हैं. रेड हेयरिंग इसको इसलिए कहा गया क्योंकि हमें यहाँ पे दो का ध्यान खींचना है. हम उनको नहीं बता रहे कि हम कितने प्राइस पे इसको लेके आ रहे हैं, हम उनको नहीं बता रहे कितने क्वांटिटी ऑफ शेयर्स हम यहाँ पे इशू करने वाले हैं. सो द क्वांटम एंड द प्राइस आर मिसिंग इन रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस. और ये तभी होगा जब बुक बिल्डिंग हो रहा है. बुक बिल्डिंग के प्रोसेस के अंदर ही जो एक प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है उसका नाम रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस है. अगर आप फिक्स प्राइस का इशू ला रहे हैं तो ना वो बुक बिल्डिंग होगा और ना ही उसमें रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस का जिक्र आएगा. तो कहते हैं कि द इशूअर शैल आफ्टर फाइलिंग द प्रोस्पेक्टस, जो भी है चाहे बुक बिल्डिंग वाला है या नॉर्मल प्रोस्पेक्टस है, shall make a pre-issue advertisement in one English, one Hindi and one regional newspaper where the registered office of the company is situated. तो जब यहाँ पे हम इशू रिलेटेड एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं, देखो पब्लिसिटी बहुत ज़रूरी है. तो पब्लिसिटी नहीं होगी तो लोगों को, आप कितना भी अच्छा काम क्यों नहीं कर रहे, बट इतना इंटेंस कंपटीशन है कि जब तक लोगों को आपके बारे में पता नहीं होगा तब तक वो आएंगे कैसे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है. तो कहीं ना कहीं हमें शुरुआत तो करनी पड़ेगी. तो वही हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ठीक है, जो इशूअर है जैसे ही उसने अपना ये प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया आरओसी के साथ, क्योंकि आरओसी में वो एंड में फाइल करेगा. आपको याद होगा वही वाला प्रोसेस जो हमने पहले बात करी थी कि ड्राफ्ट आप कहाँ फाइल करेंगे, पहले आप ड्राफ्ट फाइल करेंगे सबसे पहले सेबी के साथ, फिर वो एक 30 दिन का समय और सब बातचीत होगी क्या सही है क्या गलत है. एक बार फाइनल अप्रूवल मिल गया कि हाँ जी ये करना है और आपने करके दे दिया, तो अब वो हो गया फाइनल. और फाइनल आप फाइल करेंगे अब फिर से आरओसी के साथ, फिर स्टॉक एक्सचेंज को जहां पे आप लिस्ट होने वाले हैं, सेबी को, सबको उसकी एक एक कॉपी देंगे आप. तो जब आप ये फाइनल कॉपी इनको दे रहे हैं, इन रेगुलेटरी एजेंसीज को दे रहे हैं, तो साथ साथ न्यूज़पेपर में भी बता दीजिए कि भाई हमारा इशू जो है वो आने वाला है. हमने जो भी सो कॉल्ड एज डॉक्यूमेंटेशन है, विच इज प्रोस्पेक्टस और रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, वो डेफिनेटली फाइल कर दिया अथॉरिटीज के साथ. क्योंकि यहाँ से भी ऐसा नहीं होगा जिस दिन आपने ये फाइल कर दिया आप उसी दिन इशू ले आएंगे. आगे बात करेंगे, 3 दिन का समय फिर भी लगेगा आपको इशू ओपन करने में. दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ. हम ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने आज आपको फाइनल ऑफर दे दिया तो कल मैं ऑफर ओपन कर रहा हूँ, नहीं, 3 दिन का समय लगेगा. During the period the issue is open for subscription, no advertisement shall be released giving an impression that the issue has been fully subscribed or subscribed, indicating investor response to the issue. तो देखिए, जब आपने इशू ओपन किया जो कि मिनिमम 3 दिन के लिए होगा और मैक्सिमम 10 दिन तक जा सकता है, तो इसके दौरान आप कहते हैं कि एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे. किस चीज़ का? इस बात का कि देखो अभी मान लो 3 दिन के लिए यही था, तो अभी दूसरा दिन चल रहा है, तो आपने एडवर्टीजमेंट कर दिया हर जगह कि मेरा इशू 100% सब्सक्राइब हो गया, या आपने ये कह दिया यहाँ पे कि भाई जो है इशू 100% सब्सक्राइब, 2x सब्सक्राइब, या बहुत थैंक यू सो मच इन्वेस्टर्स फॉर ऑल योर रिस्पॉन्स. ऐसे शब्द आप इस्तेमाल नहीं करेंगे. ये जरूर कह सकते हैं कि भाई हाँ इशू ओपन है, जल्दी अप्लाई करना चाहिए, ये आप कह सकते हैं, बट आप ये नहीं बताएंगे कि किस तरीके की एक्चुअल सिचुएशन वहां पे चल रही है. क्योंकि इससे क्या होगा कि लोगों का माइंड चेंज हो सकता है. अगर आप कहेंगे मेरा इशू 5 टाइम और सब्सक्राइब हो गया, तो अब लोगों को दिमाग में क्या, न्यूज में वैसे ही पता है एक लाइन अगर आप सच होगी तो न्यूज वाले उसके आगे 50 लाइनें अपनी जोड़ देंगे, भले उन्हें कुछ पता है या नहीं पता, बट वो जोड़ तो जरूर देंगे.
तो वो बन जाएगी वो बात जो कि एक्चुअली वो थी नहीं। तो आपने कहा 5 टाइम और सब्सक्राइब हुआ है, तो आपने सुबह अगर ये न्यूज मार्केट में दे दी तो शाम तक आते आते ये 50 टाइम और सब्सक्राइब हो जाएगा न्यूज वालों की तरफ से। तो वो बात का कुछ भी बना देंगे और उसकी वजह से कौन फंसता है? रिटेल इन्वेस्टर। तो ऐसा सेबी नहीं चाहता, इसलिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐसे देने की जरूरत नहीं है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि भाई जल्दी अप्लाई करो, आज 4 बजे बंद हो जाएगा, 3 बजे बंद हो जाएगा, या जो भी है वो सब तो चलेगा, बट ये नहीं कह सकते कि भाई मेरा इशू इतना सब्सक्राइब हो गया, जल्दी अप्लाई करो अगर आप फायदा कमाना चाहते हो। ऐसे टर्म्स आप यूज नहीं करेंगे। बात करते हैं आगे ओपनिंग ऑफ द इशू के बारे में। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि IPO FPO शैल बी ओपन्ड एट लीस्ट आफ्टर at least 3 working days from the date of filing of the red herring prospectus in case of book build issue or prospectus in case of fixed price issue। तो 3 दिन के बाद ही खुलेगा आफ्टर एट लीस्ट 3 days। तो ये नहीं कि आज आपने डॉक्यूमेंट फाइल किया, मैंने ऊपर बताया भी आपको कि आपने कल ऑफर ओपन कर दिया, नहीं, 3 दिन का समय लगेगा और उसके बाद ही ऑफर ओपन होगा। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऊपर मैंने बताया भी था, 90% का जिक्र किया था। The minimum subscription to be received in the issue shall not be less than 90% of the offer through the offer document. In the event of non-receipt of minimum subscription, all the application money received shall be refunded, but not later than 4th day या 4 day from the closure of the issue। देखिए, इशू अगर फेल होगा तो आपको कब पता चलेगा? आपने 3 दिन 5 दिन के लिए इशू, चलिए 5 दिन के लिए इशू ओपन किया था, तो 5वें दिन जब इशू बंद हो जाएगा तो ही तो पता चलेगा कि इशू फेल हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा टोटल क्या। और बहुत बार तो ऐसा होता है डे 1 पे डे 2 पे इतनी एप्लीकेशन आती नहीं। अगर 3 दिन का इशू है तो लोग तीसरे दिन ऐसे करते हैं जैसे कि पहला दिन है ये, तो इस तरीके से आखिरी डे पे एप्लीकेशन फाइल करी जाती हैं। तो इसलिए जब तक प्रॉब्लली पूरा समय नहीं बीत जाता, चाहे वो 3 दिन है 5 दिन है, जब तक इशू ओपन है तब तक हम ये फैसला नहीं ले सकते कि ये फेल हुआ है या नहीं हुआ है। तो एक बार जब इशू बंद हो गया तो हमें क्लैरिटी आ गई कि भाई 90% जो मिनिमम हमें चाहिए था वो मिला है या नहीं मिला है। अगर मिल गया है तो बात खत्म, रिफंड का बात बनती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो कहा था वो हो गया। पर अगर 90% सब्सक्रिप्शन हम अटेन नहीं कर पाए, 90% लोगों ने हमारी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया, कम किया है, 90% तक नहीं पहुंची बात, तो जिन लोगों से पैसा लिया ये नहीं होगा कि उनको हम शेयर दे दें, फिर सबके पैसे ही हमें वापस करने पड़ेंगे। और ये कब तक आपको करना है? जिस दिन भी इशू क्लोज हो रहा है उसके 4th डे तक पैसे वापस हो जाने चाहिए। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि 4 दिन आपको लगे तो कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी पैसा आपको तो मिला ही नहीं है, बैंक के पास ही पड़ा है। जब इशू फेल हो गया तो फिर तो यही कहना है बैंक को भाई रिफंड कर दो, तो बैंक सबका पैसा रिफंड कर देगा। भाई अलॉटमेंट हुआ है तो समय लग सकता है कि किसका अलॉट हुआ है, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो प्रो राटा हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। पर अगर फेल ही हो गया इशू तो फिर तो किसी को नहीं मिलना ना। तो अभी तक बैंक ने वो पैसा होल्ड पे रखा हुआ था सबके अकाउंट में, तो बस ये कह दिया कि ठीक है जी अब आप पैसा वापस रिलीज कर दीजिए, तो तुरंत बैंक ने रिलीज कर दिया क्योंकि इशू सक्सेस हुआ ही नहीं है। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। नाउ पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें, IPO FPO शैल बी ओपन फॉर एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज, जो कि मैक्सिमम 10 दिन तक जा सकता है। अब यहाँ पे प्राइस बैंड का रिवीजन हो सकता है, बट देखिए ये समझने वाली बात है, अगर प्राइस बैंड की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम फिक्स इशू की बात तो नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बुक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से जो रिलेटेड बुक बिल्डिंग प्रोसेस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपका प्राइस बैंड का रिवीजन होता है जो कि 20% ईदर साइड हो सकता है, तो आपका जो डेज होंगे वो 3 दिन बढ़ जाएंगे। तो पढ़ता हूं पहले फिर आपको समझाऊंगा। इन केस ऑफ रिविजन इन द प्राइस बैंड द इशूअर शैल एक्सटेंड द बिडिंग डिस्क्लोज इन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 डेज। ठीक है भाई, आपने कहा था कि चलिए आपने अपना प्राइस बैंड जो है वो रखा है ये, ठीक है। अब आप ये कहते हैं कि 2-3 दिन का मान लीजिए इशू था, हम बात कर रहे हैं कि 3 दिन तक कम से कम ओपन रखना, 3 दिन तक ओपन रख लिया हमने। अब हमने दूसरे दिन देखा कि यार ये तो चलो पहले दिन से देख रहे हैं कि उतना रिस्पॉन्स तेज नहीं आ रहा, मतलब एक होता है ना कि हाँ अच्छा मजा आ रहा है, वैसा नहीं आ रहा। तो हमने कहा हो सकता है चलो भाई दूसरे दिन कुछ बात बने। देखा दूसरा दिन भी ऑलमोस्ट खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है, 90% से हम बहुत दूर है। अब हो रहा है धक 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 धक, क्या कि भाई इशू कहीं फेल ना हो जाए, क्योंकि देखिए इट्स नॉट अबाउट द पैसा, इट्स नॉट अबाउट दैट कि भाई वापसी करना है, वो सब प्रोसीजरल हो जाता है। दिक्कत ये है कि अगर ये इशू फेल हुआ तो जो मार्केट में बेइज्जती होगी वो तो होगी होगी। इन्वेस्टर्स जो और भी हैं जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया है वो भी कहीं ना कहीं हमें शक की नज़रों से देखेंगे कि देखो इन मार्केट में इनकी कोई रेपुटेशन ही नहीं है।
प्लस अगर हम इस सब के अलावा अगर दोबारा कभी सोचते हैं इशू लाने का, तो हमें फिर 1 साल वेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि इशू फेल हो चुका है तो बार बार यही नहीं होगा, ये ना हो इसलिए समय दिया जाता है कि एक बार आप और अच्छे से तैयारी करिए और फिर 1 साल बाद आइए। तो ये हम नहीं चाहते। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यार कोई तो शेयर खरीद नहीं रहा है, कोई अप्लाई नहीं कर रहा है या कम बहुत कर रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, प्राइस बैंड को कम कर देते हैं। कम क्या कर देते हैं, अभी 1000 रुपये है ना, हम 20% तक कम कर सकते हैं, तो 800 रुपये कर दिया। अब देखा कि बहुत लोग अप्लाई करने लगे, रियलाइज हुआ अरे ये तो गड़बड़ हो गई, मान लो जैसे, तो ये हुआ 800 रुपये में हमने रिवाइज कर दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी प्राइस बैंड है उसको 20% ईदर साइड लेके जा सकते हैं। तो अगर आपने 1000 का 800 कर दिया, तो फिर मैक्सिमम जो रेंज होगी वो फिर 1200 नहीं रहेगी, 800 का 20% निकालेंगे तो 960 रुपये आएगी। उसी तरीके से अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपने प्राइस बैंड रखा है, मान लो 1200 रुपये में लोग अप्लाई करे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं अरे यार क्यों 1200 रख दिया, मैं तो इसको बहुत 1300 1400 कुछ भी रख सकता था। तो क्योंकि लोग इतना पसंद कर रहे हैं तो थोड़ा महंगा भी देता तो भी फायदा था, लोग तो मेरा शेयर ले ही रहे थे, पर उस समय तो पता नहीं था। तो कहते हैं ठीक है चलो प्राइस बैंड रिवाइज कर देते हैं। रिवाइज में क्या होगा, अभी फिर 1200 रुपये जो आपका अपर लिमिट है इसको आप बढ़ा देंगे 20% तक। तो अभी क्या होगा कि आपका जो मिनिमम होगा वो बन जाएगा 1200 रुपये, और जो भी आई थिंक इसका 20% निकल के आएगा वो आपकी अपर रेंज हो जाएगी। तो अगर आप इस तरीके का रिविजन नहीं कर रहे हैं, देखो दो बातें हैं, अगर बुक बिल्डिंग आपने किया ही नहीं तो सेकंड पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। बुक बिल्डिंग किया है पर प्राइस बैंड को रिवाइज नहीं कर रहे तो भी सेकंड पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। बुक बिल्डिंग भी किया है, प्राइस बैंड को रिवाइज भी कर रहे हैं तो सेकंड पॉइंट एप्लीकेबल है, जो कि ये कहता है कि अगर आप एक बार प्राइस बैंड रिवाइज कर रहे हैं तो फिर 3 दिन तक और आपको अपना ऑफर जो है वो ओपन रखना होगा। तो 3 का आपने पहले सोचा था, अभी प्राइस बैंड रिवाइज कर दिया तो 3 दिन और, तो टोटल 6 दिन का आपको ऑफर ओपन रखना होगा, जो कि इनिशियली 3 दिन ही था, बट क्योंकि आपने रिविजन किया तो 3 दिन एक्स्ट्रा वहां पे बढ़ गए उसके। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। तो देखिए वही मैं आपसे कह रहा था कि जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार किया है, तो बस सुनते जाइए, आपको मजा आता जाएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा, कोई दिमाग में डाउट रहेगा ही नहीं अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। चलिए, मैनर ऑफ कॉल्स। इफ द इशू प्रपोज टू रिसीव सब्सक्रिप्शन मनी इन कॉल्स, इट शैल इंश्योर दैट द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मनी इज कॉल्ड within 12 months from the date of allotment in the issue, and if any applicant fails to pay the call money within the said 12 months, the equity shares on which there are calls in arrears along with the subscription shall be forfeited. तो कॉल्स जो है वो सारा का सारा 12 महीने के अंदर खत्म हो जानी चाहिए। मैंने शायद इसका रेफरेंस पहले भी लिया था इसी चैप्टर के दौरान। 10 रुपये का शेयर है, एप्लीकेशन 2 रुपये, अलॉटमेंट 2 रुपये, फर्स्ट कॉल 4 रुपये, कितना हो गया 8 रुपये। अब कितना और बचा है लेने को, 2 रुपये। तो 2 रुपये की जो कॉल है, मतलब ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो उसी समय हो गया, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होगा ये आपको 12 महीने में कंप्लीट करना है। अब आप 12 महीने में कंप्लीट कर रहे हैं, अब लोगों को कह रहे हैं कि भाई ये 2-2 रुपये एक शेयर का है, जिसके पास 1000 शेयर है तो 2 into 1000 जितने भी शेयर हैं उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन का पैसा लोगों ने दे दिया है, अलॉटमेंट का दे दिया, फर्स्ट कॉल का दे दिया, तो 8 रुपये आ गए, 2 रुपये रह गए हैं, जो कि सेकंड एंड फाइनल कॉल है। तो हम लोगों को कॉल कर रहे हैं, हम ये कॉल का मतलब फोन नहीं कर रहे, मतलब उनको कह रहे हैं लाओ भाई अपने 2 रुपये जो बकाया वो भी अब आप दे दो। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो कहते हैं 12 महीने में खत्म हो जाना चाहिए, 12 महीने के अंदर आपका शेयर फुली पेडअप हो जाना चाहिए। इन अदर वर्ड्स ये भी आप कह सकते हैं। अगर आप बार बार कॉल कर रहे हैं, रिमाइंड करा रहे हैं और इन्वेस्टर नहीं दे रहा पैसे और 12 महीने निकल गए इस बात को, तो वो कहते हैं फिर इसका शेयर आप फॉरफीट कर लो। अब 8 रुपये जो आए हैं ना इससे शेयर भी हम ले लेंगे और 8 रुपये भी इसको वापस नहीं करेंगे। सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली हैपेंस। तो अगर पार्टली बेट शेयर्स के बारे में आप बात करें तो 12 मंथ्स का जो टेन्योर है वो बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए 80% पैसा, और कोई भी ऐसा तो होगा नहीं जिसने एक शेयर लिया हो, एक शेयर तो मिलता भी नहीं है, तो एटलीस्ट आईपीओ में। तो यहाँ पे आई थिंक ये समझने की जरूरत है, क्योंकि आईपीओ में लॉट मिलता है, इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि बाद में जब सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं तो एक शेयर आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप प्राइमरी मार्केट कंपनी आपको एलोकेट कर रही है तो वो लॉट में करेगी, और एक लॉट में डिपेंड करेगा शेयर का प्राइस कितना है, क्योंकि एक लॉट का साइज 14-15 हज़ार रुपये होता है, तो उसके अंदर मल्टीपल शेयर्स हो सकते हैं, एक शेयर सिर्फ आप नहीं ले सकते, बट सेकेंडरी मार्केट से एक शेयर भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि 80% पैसा दिया जा चुका है इन्वेस्टर की तरफ से। अब अगर उसने 20% नहीं दिया तो ना वो शेयर होल्डर रहेगा और ना उसका पैसा उसको वापस मिलेगा। तो ये बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। चलिए, तो अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अलॉटमेंट प्रोसीजर एंड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट के बारे में, जहाँ पे आई थिंक मैं आपको कुछ ही देर में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कराने वाला हूँ। So कहते हैं the issuer shall not make any allotment in excess of the specified securities offered through the offer document except in case of oversubscription.
for the purpose of rounding off to make the allotment in consultation with the exchange. बताऊंगा अभी इसका मतलब. In case of over subscription, an allotment of not more than 1% of the net offer to the public for the purpose of making allotment in the minimum lots. तो देखिए हम बात यहाँ पे कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई आपने ये कहा था जब कंपनी ने अपना इशू लाया तो जो भी प्रोस्पेक्टस है उसमें बताया, या चलिए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, तो फाइनली जब सब कुछ तय हो गया तो उसमें लिख दिया गया कि हम एक पेन क्या हो गया, ओके, सो उसमें लिख दिया गया साफ साफ कि भाई हम लेट्स से 1000 शेयर्स लेके आने वाले. मैं एग्जांपल बहुत छोटा सा ले रहा हूँ, 1000 शेयर कोई कंपनी आईपीओ में नहीं लेके आती, बट समझाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है. अब आपने कहा कि इतने शेयर्स हम लेके आने वाले हैं, तो अब यहाँ पे ये हुआ कि जब शेयर्स को अलॉट करने की बारी आई तो वो क्या हो गया, उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया. अब ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या हो गया, मतलब ये कि जो खरीदने वाले हैं वो ज़्यादा हैं और हमारे पास शेयर्स तो उतने हैं नहीं, तो हम क्या करेंगे, प्रो राटा पे दे देंगे, एक एक लॉट तो सभी को दे देंगे और उसके ऊपर जो होगा वो प्रो राटा पे देंगे. एक्सेप्शन केस यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मान लीजिए जो खरीदने वाले हैं इतने ज़्यादा हो गए कि एक एक लॉट देना भी पॉसिबल नहीं हुआ, तो फिर ठीक है, फिर देखेंगे कोई और मैकेनिज्म, कोई और मेथड, बट जनरली यही रहता है कि एक एक लॉट तो हम सबको दें, ये कोशिश रहती है जिससे कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके. बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि अगर हमने 1000 शेयर्स इशू करने थे, तो यहाँ पे ये टॉपिक कह रहा है कि जब आप पूरा का पूरा अलॉटमेंट दे रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बोला था हम 1000 शेयर इशू करेंगे और आप 1200 शेयर इशू करके बैठ गए लोगों को. नहीं, जितना आपने कहा है उतना ही देना है, क्योंकि आपको लगे यार ओवर सब्सक्रिप्शन है, ज़्यादा बड़ा इशू ले आता तो ज़्यादा पैसा मिल जाता, तो अब वो नहीं, आप फिर एफपीओ लाइए या जो मर्जी करिए, बट इस इशू में तो जितना आपने कहा है उतना ही होगा. जो एक्सेप्शन है यहाँ पे वो भी ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में वो ये है कि जितना आपने इशू बोला है, अगर जरूरत पड़ती है, ओवर सब्सक्राइब्ड हो जा रहा है और लॉट्स में बन रहा है, और जो जो लॉट्स आप एलोकेट कर रहे हैं उसमें ऐसा हो रहा है कि थोड़े शेयर और जरूरत है उस लॉट को पूरे करने के लिए, तो मैक्सिमम आप 1% इसका और बढ़ा सकते हैं. तो आई थिंक 1000 का अगर मैं बात करूँ 1% की बात करता हूँ तो मेरे हिसाब से ये 10 आएगा, तो मतलब मैं 10 शेयर और इशू कर सकता हूँ, तो 1010 तक मैं ले जा सकता हूँ. ये 10 को आप ऐसे मत मानिएगा, 1% आप इशू साइज को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली जब आप इशू लेके आएंगे तो आप लेके आ रहे हैं 5 लाख शेयर्स का, 5 करोड़ शेयर का, तो उसका 1% भी बहुत हो जाता है. पर 1% आप तभी, ये नहीं कि जबरदस्ती बढ़ाना है, 1% आप तभी बढ़ाएंगे जब आप लॉट्स में देना है, और जब आप किसी को दे रहे हैं तो एक लॉट जो होगा, जैसे कि मैंने बताया, मान लो 6 शेयर का है, अब एक बंदे के लिए सिर्फ 3 ही शेयर आखिरी में बच रहे हैं, तो फिर तो नहीं हो पाएगा, या तो उसको हम दें या उसको ना दें, तो हम क्या करेंगे, 3 एक्स्ट्रा दे देंगे जिससे उसका लॉट पूरा हो जाए. तो उन चीज़ों के लिए आप 1% बढ़ा सकते हैं, बट ये नहीं कि ज़बरदस्ती 1% और बढ़ा लिया तो इशू साइज बढ़ गया, पैसे मिल गए. सिर्फ ज़रूरत अगर पड़ रही है ओवर सब्सक्रिप्शन में तो आप बढ़ा सकते हैं. तो यहाँ पे ये कहा गया, उसके बाद कहा गया द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अलॉटेड टू एनी पर्सन शैल नॉट एक्सीड 2 लाख रुपीज टू रिटेल इन्वेस्टर एंड 5 लाख टू द एलिजिबल एम्प्लॉय. तो 2 लाख रुपए तक रिटेल इन्वेस्टर आप जानते हैं लगा सकता है, और 5 लाख रुपए तक एम्प्लॉय की लगाने की बात यहाँ पे कही गई है. बात करते हैं अलॉटमेंट, रिफंड एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में. द इशूअर एंड द लीड मैनेजर शैल इंश्योर दैट द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आर एलोकेटेड एंड एप्लीकेशन मनी आर रिफंडेड और अनब्लॉक्ड. डिपेंड करता है भाई, अब हम बात अगर अनब्लॉक की कर रहे हैं तो देखिए रिफंडेड और अनब्लॉक का कॉन्टेक्स्ट यही है कि आपको यहाँ पे इशू नहीं मिला है. तो रिफंडेड में ये भी हो गया कि भाई इशू फेल ही हो गया तो किसी को नहीं मिला. अनब्लॉक में ये हो गया कि बाकियों को मिला है बट मे बी आपको नहीं मिला. तो इन बोथ द केसेस कुछ भी हो, मुझे तो नहीं मिला है, चाहे इशू फेल हो गया है, चाहे ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ और उसमें जिन लोगों को प्रो राटा मिला है उसमें भी मेरा नाम नहीं आया, ऐसा बहुत बार होता है. तो ये बात यहाँ पे कही गई है. तो इस तरीके से जो लीड मैनेजर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जिसका जो हिसाब है, मतलब जिसने पैसे लगाए हैं, या दो में से एक चीज ही होगी, तीसरी तो कुछ बनती नहीं है, या तो शेयर मिलेंगे या पैसा वापस आ जाएगा. सेबी वाइड सर्कुलर डेटेड 2018 मेड एन एंडेवर टू रिड्यूस द लिस्टिंग टाइम to 3 working days from the date of closure of the issue. Accordingly mandated the retail investors to use UPI, क्योंकि थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम इससे. UPI से, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बैंकिंग के कंटेक्स्ट में एक होता है IMPS, एक होता है NEFT, एक होता है RTGS. ठीक है, अब RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो वो एक अमाउंट के ऊपर है कि 2 लाख रुपए के ऊपर अगर आप भेज रहे हैं तो आप RTGS से भेज सकते हैं. IMPS क्या होता है, इमीडिएट, जैसे अभी आपने पैसे भेजे किसी को ऑनलाइन तो तुरंत चले जाएंगे, दैट इज IMPS. NEFT क्या, बैंकिंग आवर्स के बीच में होगा. तो कहीं ना कहीं तीनों मेथड से पैसे तो पहुंच रहे हैं, बट किसी में तुरंत पहुंच रहे हैं, किसी में वर्किंग आवर्स में पहुंच रहे हैं. कोई रिस्ट्रिक्शन है कि इस मेथड RTGS को आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप एक थ्रेशोल्ड के ऊपर पैसा भेज रहे हैं. तो यही चीज़ यहाँ पे भी है कि सेबी चाहता है कि
थोड़ा और समय कम लगे, जिस दिन इशू क्लोज हो रहा है उसके 3 दिन के अंदर ही लिस्ट हो जाए। अभी तो समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट कहते हैं कि कोशिश ये है कि 3 दिन के अंदर हम लिस्टिंग करा दें, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूपीआई यूज़ करें, जिससे कि कहीं ना कहीं पैसे अगर आपको मिल रहे हैं, जब आप पैसे दे रहे हैं, अगर आपको अनफॉर्चुनेटली वो वापसी मिलते हैं तो तुरंत आपके अकाउंट में आ जाए, उसमें समय ना लगे ज़्यादा। यूपीआई इज अ फास्टर मीन्स। बढ़ते हैं आगे और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के ऊपर अब हम डिस्कशन करेंगे। अपने कैलकुलेटर्स निकाल लीजिए, और अगर अभी फिलहाल नहीं है तो कोई बात नहीं, मोबाइल से कैलकुलेट करिएगा, बट मोबाइल से सिर्फ कैलकुलेट करिएगा, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे मत पहुंच जाइएगा, क्योंकि एक बार आप वहां पे पहुंच गए फिर वापसी आने का कोई चांस रहता ही नहीं है। इंस्टाग्राम का तो ऐसा ही होता है ना कि एक बार खोल दिया इंस्टाग्राम तो बस फिर क्या हो रहा है, स्क्रॉल करते जाओ, घड़ी का टक 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 बढ़ता जा रहा है और हम बस उसी में फंस के रह गए, तो वो ना करें आप। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है जहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। पहले ही बता दूं तो कैसे अलॉटमेंट होगा ये अब आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रखे हैं जिसके बेसिस पे हम ये बात सारी करेंगे। तो जितनी भी सिक्योरिटीज इशू करने वाली हैं वो कहते हैं कि 600 रुपये का एक शेयर है और 1 करोड़ सिक्योरिटीज हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं। तो टोटल 1 करोड़ सिक्योरिटीज मिलने वाली हैं और एक शेयर का प्राइस 600 रुपये है। ठीक, अब इसके अंदर जो कैटेगराइजेशन है आप जानते हैं, हमने पहले बात करी QIB, NII और रिटेल इन्वेस्टर्स, उसका डिवीजन होता है। तो यहाँ पे डिवीजन है और जिस कैटेगरी से हमें मतलब है वो रिटेल इन्वेस्टर है और उसके लिए 35 लाख रुपए 35 लाख जो शेयर्स हैं उसका एलोकेशन की बात करी गई है। तो 35 लाख कहिए, 35% कहिए, इस कंटेक्स्ट में एक ही चीज है, वो एक ही बात है। तो 35 लाख शेयर हमने रिटेल कैटेगरी को देने हैं। अब अगर ये सीधा हो जाता कि भाई जितने लोग शेयर्स मिल रहे हैं उतने लोगों ने अप्लाई किया है, उतने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो सबको एक शेयर मिल जाता, बात खत्म। बट यहाँ पे क्या हो गया, इशू 2.5 ओवर टाइम सब्सक्राइब हो गया। मतलब क्या हो गया कि हम देने वाले हैं 1 करोड़ शेयर्स और 2.5 करोड़ शेयर्स की डिमांड आ गई है। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि 35 लाख आप शेयर्स यहाँ पे देने वाले हैं, तो इसका 2.5 जितना भी आएगा मुझे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उतना बेसिकली जो डिमांड है वो हमारे सामने आके अब खड़ी हो गई है। तो कितना हो गया भाई, 35 लाख ओके इंटू 2.5। ठीक, तो इस तरीके से अब हम कैलकुलेट में धीरे धीरे करके आपको चीज़ें जो है वो बताता जाऊंगा और फिर बढ़ते जाएं। सो यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन जब मैंने करी तो मुझे रियलाइज हुआ कि एक चीज़ मैं गलत बोल गया यहाँ पे। तो ये चीज़ यहाँ पे 2.5 नहीं होगी, बिकॉज 2.5 तो ओवरऑल जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है, क्योंकि हम रिटेल कैटेगरी से मतलब है फिलहाल हमें यहाँ पे। तो रिटेल कैटेगरी का जो ओवर सब्सक्रिप्शन है वो 4 टाइम्स है। तो 35 लाख इंटू 4 करेंगे, ना कि 35 लाख इंटू 2.5। तो ये आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे अभी जो रिजल्ट आएगा। तो फिलहाल के लिए ये बात समझ में आ गई। तो हमने ये देख लिया कि भाई 1 करोड़ शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, एक शेयर का प्राइस 600 रुपये। खैर प्राइस से हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है यहाँ पे। जैसे 1 करोड़ के अंदर हम 35 लाख रिटेल कैटेगरी के लिए रख रहे हैं। ओवरऑल जो इशू है जो 1 करोड़ शेयर्स का वो 2.5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। पर अगर सिर्फ रिटेल कैटेगरी की बात करें जो हमारा मेजर फोकस है, तो वो 4 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो यानी 35 लाख शेयर्स हमें वहां पे देने थे, बट डिमांड जो आई है वो इसको हम आई थिंक मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 करोड़ 40 लाख आएगा। तो इतनी शेयर्स की डिमांड आई है। देने सिर्फ हमें 35 लाख ही हैं, बट 1 करोड़ 40 लाख शेयर्स की डिमांड लोगों की तरफ से आई है, रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से आई है। बढ़ते हैं आगे। तो ये तो समझ में आ गया कि ओवर सब्सक्राइब हो रहा है। नाउ द इशूअर हैज फिक्स्ड द मिनिमम पेमेंट या मिनिमम एप्लीकेशन बिड साइज इज 20। तो ये बात कही गई है कि कम से कम 20 शेयर तो सबको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 20 के बाद किसी को 40 मल्टीपल्स, मतलब 40 फिर 60 फिर 80 ऐसे मिलते जाएंगे। ये नहीं होगा 20 के बाद किसी को 30 मिल गया, उसके मल्टीपल्स में मिलेंगे। तो एक जो लॉट है वो 20 का है। तो जैसे कि आप मान लीजिए कि 600 रुपये इंटू आप जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है। तो यही रहता ही है कि 12 से 15 हज़ार रुपये के बीच में लॉट रहता है। तो वही है यहाँ पे भी। अ टोटल ऑफ 1 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स हैव अप्लाइड इन द इशू इन वेरिंग नंबर्स। तो किसी ने जो रिटेल इन्वेस्टर है कुल 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। 1 लाख शेयर्स नहीं मांगे, 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया। और जब 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया तो किसी बंदे ने 1 लॉट मांगा है, किसी ने 2 मांगे, किसी ने 5 मांगे, किसी ने 10 मांगे हैं, तो किसी ने 16 भी मांगे हैं, बताया गया है। तो ये बात जो है और इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है। और 2 लाख रुपए तक ही आप क्योंकि अप्लाई कर सकते हैं एज अ रिटेल कैटेगरी में, ये मैक्सिमम इसका लिमिट है। तो वो यहाँ पे बात कही गई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अब मैंने आपको डेटा दे दिया, कुछ थोड़ा सा और बचा है वो भी एक बार हम देख लेते हैं। मोटी मोटी बात जो अभी तक हमारे सामने आई है
1 करोड़ शेयर्स हम देने वाले हैं यहाँ पे इस इशू के अंदर। 600 रुपये पर शेयर उसका प्राइस है। रिटेल कैटेगरी के लिए 35%, तो यहाँ पे 35 लाख का एलोकेशन है। ओवरऑल इशू जो है वो 2.5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड है, जबकि जब हम बात करते हैं रिटेल कैटेगरी की तो वो 4 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड है। एक जो लॉट होगा उसके अंदर बताया जा रहा है कि आपको जो शेयर्स मिलेंगे वो 20 मिलेंगे, उसके बाद इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे आगे। तो ये बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। और ये भी बताया गया है कि कुल 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, 1 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स ने अप्लाई किया है। किसी ने उसमें 1 लॉट मांगा है, किसी ने 2, किसी ने 4, तो किसी ने उससे भी ज्यादा। सो आउट ऑफ 1 लाख इन्वेस्टर देयर आर 5 रिटेल इन्वेस्टर जिनका नाम ABCD and E है, हु हैव अप्लाइड एज फॉलोज। तो एग्जाम्पल के तौर पे 5 लोगों के नाम यहाँ पे ले लिए। ए ने 320 सिक्योरिटीज मांगी है, तो एक अगर लॉट जो है वो 20 का है तो 320 के आप लगा लीजिए कितने लॉट्स इसने मांगे होंगे। फिर किसी ने बोला है कि मुझे 220 चाहिए, यानी 11 लॉट मांग रहा है, तो कोई 6 लॉट मांग रहा है। 6 मतलब 20 × 6, कोई 3 मांग रहा है, कोई 1 मांग रहा है। तो ये अब दिक्कत है, क्योंकि जो 1 मांग रहा है उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, उसको तो हम दे देंगे। 2, 3 शायद चल जाते, बट इतने लॉट कैसे दे पाएंगे, है ही नहीं इतने शेयर्स। तो अब यहाँ पे प्रो राटा का क्या झगड़ा सॉल्व होगा वो अब हमें देखना है। So as allotment to the retail investor cannot be less than the minimum bid, subject to the availability of shares. The remaining available shares, if any, shall be allocated on pro rata basis. तो सबसे पहले हम यहाँ पे उनके नाम लिख लेते हैं, जितने भी ये लोग हैं जो ज़्यादा शेयर्स मांग रहे हैं, वो ये 5 लोग हैं, ABCD and E हैं। एक चीज़ जो आपको पता है कि हम यहाँ पे कोशिश करते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि सबको 1-1 लॉट तो मिल जाए। तो कोई मांग रहा है 320, कोई 220, कोई इतना, कोई इतना, कोई इतना। तो एक चीज तो हमने ये करी कि सबको 20-20 तो दे दिया, यानी 1-1 लॉट तो सबको दे दिया। अब ये वाला जो E है इसका तो काम ही यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि इसने 20 मांगे थे, 20 ही मिल गया, जो मांगा वही हो गया। लकी है ये तो। पर बाकियों का क्या करें, तो उनका कैसे हिसाब किताब करें, ये अब यहाँ पे सवाल है। तो उसका अब हम जवाब यहाँ पे ढूंढेंगे। तो आइए अब देख लेते हैं कि कैसे क्या फॉर्मूला सेट किया गया है। तो हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अब जब हमें प्रो राटा निकालना है तो कैसे निकालें। तो 20 तो हमने सबको दे दिया, जो कि मिनिमम बिड है। आप देखेंगे सभी के नाम के आगे 20 तो लिखा ही हुआ है। अब इसके और इससे एक्स्ट्रा कितने इन्हें मिलेंगे, ये जो बात है वो यहाँ पे अब हमें समझनी है। तो सबसे पहले उस फॉर्मूले की तरह जो हम बढ़ते हैं, तो ये 35 लाख आपको पता है कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इतना ही रिटेल इन्वेस्टर्स को टोटल मिलने वाला है। तो ये हमने वो लिख दिया। 1 लाख रिटेल इन्वेस्टर टोटल है जिन्होंने अप्लाई किया है। 1 लॉट जो है वो 20 शेयर्स का है, 1 लॉट सभी को मिल रहा है, तो 20 का तो है। ये जो है, ये मैं ऊपर आपको बता रहा था कि भाई जो 35 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं और 4 टाइम्स जो रिटेल कैटेगरी है, ओवरऑल इशू 2.5, और इनकी कैटेगरी कुछ ज़्यादा ही उसमें मोटिवेशन है, तो वो 4 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुई है, तो उसका आता है 1.4 करोड़। तो 1.4 करोड़ हमने यहाँ पे लिख लिया। और उसके बाद अगेन दोबारा से हमने वही लिखा कि कितने इन्वेस्टर्स है, उनका क्या मिनिमम बिड साइज है। तो जब आपने इसको इस कैलकुलेशन से निकाला, सो विल फाइंड कि जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, जो मैंने आपको टर्मिनोलॉजी समझाई है, अगर फर्स्ट वाला आप अपने कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये आपको मैंने बता दिया कि ये नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं एक्चुअली, और उसका लॉजिक भी क्या है। तो जब आप इस तरीके की कैलकुलेशन करेंगे कि भाई इतने ये हमें एलोकेशन करी गई है इस ऑफर के अंदर, इतने इन्वेस्टर हैं, 1 लॉट इतने का है, वो इशू जो है ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है 4 टाइम्स, तो उसका 1,40,00,000 आता है। और अगेन दोबारा से वही कि इतने इन्वेस्टर्स हैं और जो लॉट का साइज है। जब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्योंकि इन सब के बाद जितना भी यहाँ पे आ रहा है उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बंदा 320 मांग रहा था, 20 तो हमने इसको दे दिए, तो कितने और इसकी डिमांड है, 300। तो इसी तरीके से जो जितने मांग रहा था, जैसे यहाँ पे 220 मांग रहा था, 20 दे दिए तो 200 और बचे। ये 120 मांग रहा था तो अब 100 और बचे, 20 तो दे दिए। 60 मांग रहा था, 20 दे दिए, 40 बचे। तो आप देखेंगे कि उसी हिसाब से जितना भी आ रहा है उसको आप मल्टीप्लाई उससे करते जाएंगे जितना कि बचा है। तो उसी हिसाब से जब आप इसको फर्स्ट वाले की बात आपको बता रहा हूँ करके आप देखेंगे, तो यहाँ पे आएगा 37.5, बट हम इसको राउंड ऑफ कर दे रहे हैं क्योंकि ये नॉर्मल रूल है। अगर ये 37.4 होता तो ये 37 हो जाता, बट अभी इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो ये 38 हो गया। इसका मतलब ये कि 20 शेयर जो मिल रहे हैं वो तो मिलेंगे ही, प्लस 38 शेयर्स उनको और मिल सकते हैं। इनकी डिमांड थी 320 शेयर की टोटल, पर अब इनको कितने मिल रहे हैं, 20 + 38, विच आई सपोज इज 58 शेयर्स। सो दैट वे बाकियों का भी कैलकुलेशन आएगा और आप उसे राउंड ऑफ कर देंगे। अगर वो 0.5 है तो वो नियरेस्ट 0 में कन्वर्ट हो जाएगा ऑन द हायर साइड, और अगर 0.5 के नीचे है तो लोअर साइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर 37.4 होता तो ये फिगर 37 आती, बट ये 37.5 है, तो उसको राउंड ऑफ करके हम 38 कर रहे हैं।
तो इस तरीके से प्रो रेटा अलॉटमेंट के बेसिस पे आप यहाँ पे निकालेंगे कि किसको कितना शेयर मिलने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ सकती है ओवर सब्सक्रिप्शन को लेके, तो उसी का ये एक एग्जाम्पल था। बात करते हैं पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट को लेके। बाकी भी आप ऐसे कैलकुलेशन से निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला वही रहेगा जो ऊपर मैंने आपको बताया, लॉजिक वही रहेगा जो ऊपर आपको बताया मैंने, बस आपको ध्यान से कैलकुलेशन करनी है और रिजल्ट निकल आएगा। The lead manager shall ensure that the advertisement giving details related to, जो लीड मैनेजर है उनकी जिम्मेदारी है कि जब इशू पूरा हो जाए, मतलब इशू क्लोज हो गया, तो अभी बताना पड़ेगा, एक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कितना सब्सक्रिप्शन आया है, लाइक 100% है, 90 है, 80 है, जो भी है, ओवर है, अंडर सब्सक्राइब्ड है, क्या बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो ऊपर आप देख रहे हैं प्रो रेटा बेसिस पे आपने अलॉट किया है, क्या किया है ये आप बताएंगे। फिर कितनी एप्लीकेशन बाय ब्लॉक, जो एप्लीकेशन बाय ब्लॉक सेटलमेंट है उससे आई थी, तो ये सारी की सारी बात है। और जिन लोगों को नहीं मिले हैं शेयर्स उनको डिस्पैच कर दिया उनका रिफंड, तो उनका रिफंड उनको मिल जाएगा। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है लीड मैनेजर की तरफ से आएगी। तो आप मान के चलिए राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, जब तक सब कुछ नहीं हो जाता लीड मैनेजर चैन से सो नहीं सकता, क्योंकि जब इशू ओपन हो रहा है तो भी उसको भाई अंडर राइटिंग ये वो सब कुछ लेके आना है। सिंडिकेट मेंबर भाग गया तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी खुद देना है। इशू ओपन हुआ है तो देखना है कि कोई भी गलत बात ना फैले कंपनी के बारे में, ये ना हो कि हमारी कंपनी का इतना सब्सक्रिप्शन हो गया तो जल्दी अप्लाई करो, वैसा नहीं होना चाहिए। ऊपर हमने एडवर्टीजमेंट की गाइडलाइंस पढ़ी हैं। फिर यहाँ पे ये भी बताया गया कि जब इशू बंद हो गया तो ये इन्फॉर्मेशन देना भी लीड मैनेजर का ही काम है। तो ये बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। इसके बाद पोस्ट इशू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीड मैनेजर, अब बात करते हैं और क्या फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीड मैनेजर की इस कंटेक्स्ट को लेके, तो वो भी आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि इस पे क्या लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीड मैनेजर शैल कंटिन्यू अंटिल द कंप्लीटेशन ऑफ द इशू प्रोसेस। ये बात मैंने अभी आपको बताई कि भाई जब तक इशू पूरा नहीं हो जाता, हर तरीके से सब लोग सेटल डाउन नहीं हो जाते। सेटल डाउन का मतलब जिसको शेयर मिलना है उसको शेयर मिल गया, जिसको रिफंड मिलना है उसको रिफंड मिल गया, ये सब कुछ नहीं हो जाता। इसकी रिपोर्ट स्टॉक्स एक्सचेंज को, सेबी को नहीं देती जाती, तब तक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं होगी। The lead manager shall regularly monitor redressal of investor grievance arising of the activities. Any act or omission or commission on the part of any of the intermediary noticed by the lead manager shall be reported to SEBI. क्योंकि देखो जितने भी इंटरमीडियरीज यहाँ काम कर रहे हैं, चाहे रजिस्ट्रार है, चाहे बैंकर है, चाहे लीड मैनेजर है, चाहे सिंडिकेट है, चाहे कोई भी और है, लीगल है, सब सेबी के साथ कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रजिस्टर्ड है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो गई। तो अगर हमने ऑलरेडी बता दी कि किसी को कोई कमीशन ना देना है ना लेना है, जिसकी मर्जी है वो इशू लेगा, जिसकी मर्जी है वो इशू नहीं लेगा। जबरदस्ती या किसी को इन्फ्लुएंस नहीं आप कर सकते कि ले लो तो इतना कमीशन आपको मिल जाएगा, वो नहीं चलेगा। तो अगर लीड मैनेजर ने देखा कि कोई ऐसा इंटरमीडियरी कर रहा है, किसी को इस इशू में जबरदस्ती लाने की कोशिश कर रहा है, कमीशन देने की बात कर रहा है या और कोई प्रॉमिस कर रहा है जो कि वो नहीं कर सकता इन रूल्स के हिसाब से, तो जो लीड मैनेजर है इसके बारे में सेबी को इन्फॉर्मेशन दे देगा। फिर सेबी अपने आप उस इंटरमीडियरी से निपटता रहेगा। बात करते हैं रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी। द लीड मैनेजर शैल कंफर्म टू द बैंकर टू द इशू बाय वे ऑफ कॉपीज ऑफ लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग अप्रूवल्स दैट ऑल फॉर्मेलिटी इन कनेक्शन विद द इशू हैव बीन कंप्लीटेड एंड द बैंकर इज फ्री टू रिलीज द मनी टू द इशूअर। तो भाई आप जानते हैं कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल और ये सब बातें हमने काफी बार अभी कर ली हैं। तो यहाँ पे लीड मैनेजर जो है वो बैंक को कंफर्म करेगा जब इशू क्लोज हो गया है कि जी ट्रेडिंग की जितनी भी रिक्वायरमेंट थी, फॉर्मेलिटी थी, अप्रूवल था, वो सब ले लिया है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा डेफिनेटली लीड मैनेजर कह देता है तो बैंकर क्या करेगा, जो पैसा भी तक उसने होल्ड कर रखा था, ब्लॉक कर रखा था, उसको इशूअर को रिलीज कर देगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर लीड मैनेजर ये कहता है कि जी अनफॉर्चुनेटली लिस्टिंग हमने एप्लीकेशन डाली बट वो रिजेक्ट हो गई, तो अब ये इशू नहीं आगे बढ़ पाएगा, ये फेल हो गया इशू, तो बैंक क्या करेगा, पैसा जिन से लिया, जिनका लिया मतलब ब्लॉक किया हुआ उनका रिलीज कर देगा। तो बैंक तो बेसिकली इनके इंस्ट्रक्शंस पे काम करेगा। वो तो एक इंटरमीडियरी है, उसको तो कुछ मिलना वैसे नहीं है कि उसको कोई शेयर मिल रहे हैं, हाँ अपना एक कमीशन है और वो सब अलग बात है, बट वो तो एक काम करेगा जैसा आप कहेंगे। आप कहेंगे कि जी इशू सक्सेसफुल हो गया, डॉक्यूमेंट दिखाइए, बैंक कहेगा हाँ जी ये डॉक्यूमेंट ठीक है, शेयर्स क्रेडिट कर देगा जैसा जैसा आपने जो अलॉटमेंट की लिस्ट दिया उसके हिसाब से। बैंक थोड़े अलॉटमेंट चेंज कर सकता है, जो इशूअर ने तय करी है अलॉन्ग विद द वेरियस इंटरमीडियरीज, उसी के हिसाब से बैंक अलॉट कर देगा। तो ये बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। इसके अलावा द इशूअर फेल्स, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, टू ऑब्टेन द लिस्टिंग फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज वेयर द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी वर टू बी लिस्टेड, it shall refund through verified means the entire money received within 4 days of the receipt of the intimation from stock exchange। तो 4 दिनों के अंदर, ये बात हमने ऊपर भी करी थी, सभी का पैसा वापस आ जाएगा अगर इशू सक्सेस नहीं होता। उसको लिस्टिंग की जो बात है या लिस्टिंग की जो अप्रूवल जब नहीं मिलते तो सबका पैसा वापस आ जाएगा। तो
आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, या तो आपको शेयर्स मिलेंगे या पैसे वापस मिलेंगे। अगर इतने दिनों में नहीं मिलते तो इंटरेस्ट के साथ मिलेंगे। ये न्यू इंडिया है ना, तो इसमें ऐसी चीज नहीं होगी कि धोखाधड़ी हो। तो ये बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। समझ में आया? देखिए सारी बातें मैं एक एक करके समझाता जा रहा हूँ आपको। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मुझे लगा कि वो भी मुझे बता देनी चाहिए, तो वो भी मैंने आपको समझा दी है। और आएंगी तो और बताता जाऊंगा, जिससे कि कुछ भी, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, कुछ भी देखने की जरूरत ना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें आपको समझ में आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक्स को देखते हैं कि वहां पे क्या लिखा हुआ है।